बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको राइटर्स एंड रीडर्स कैफे की 41वीं नशिस्त में खुश आमदीद। मैं देख रहा था कि कितनी नशिस्तें हो गई हैं और क्या एक साल पूरा हुआ है या नहीं। मेरे ख्याल में 52वीं नशिस्त पे हम जो है सालगिरह मना रहे होंगे। तो सालगिरह का याद आने की आज एक वजह है जो शायद पैनलिस्ट बाद में आपको बता पाएंगे कि क्यों। चलिए, आज का हमारा मौजू है सिनेमा और सिनेमा में होलोकास्ट। होलोकास्ट जैसे आप में से बेशतर लोग आगे ही रखते होंगे कि दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ पेश आने वाले सानहे को उर्फ आम में होलोकास्ट का नाम दिया जाता है। और ये हमारा आज का मौजू है, होलोकास्ट और सिनेमा। और इस सिलसिले में हम ना सिर्फ जो गालिब रुझानात हैं उनका जायजा लेंगे, बल्कि हमने 4 फिल्में भी मुंतखब की हैं जिसमें हम अपने पैनल में मौजूद अफराद से भी और जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी उन 4 फिल्मों के बारे में गुफ्तगू करेंगे, जिसमें लाइफ इज ब्यूटिफुल, शिंडलर्स लिस्ट, जोजो रैबिट और द रीडर के नाम से ये 4 फिल्में, जिनमें से 3 हॉलीवुड की और एक इतालवी जबान की फिल्में, हम लोग इन पे भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस मौजू को खोलना चाहूं, और वैसे तो मेरे जहन में जो पहला सवाल जिसे कह रहे हैं कि जन्म ले रहा है, वो उसको करने से पहले मैं अपने पैनलिस्ट का एक बिल्कुल बुनियादी सा तारुफ आपकी खिदमत में पेश कर दूं, अगरचे कि आप ग्रुप में इनके बारे में पढ़ चुके होंगे। फराज मेरे साथ हैं। फराज इस वक्त फिल्म स्टडीज पढ़ा रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में। उसके साथ साथ वो लिख रहे हैं, ड्रामे भी लिख रहे हैं, फिल्म भी लिख रहे हैं, उन्होंने शायरी भी की है, उनकी लिखी हुई कहानियां भी बहुत उम्दा हैं और बहुत पजीराई हासिल कर रहे हैं। तो फराज हमारे साथ हैं। और दूसरा जो नाम हमारे साथ है तारिक है। तारिक का मीडिया से कोई 16-17 साल का ताल्लुक है। उसके साथ साथ वो उर्दू लुगत बोर्ड में भी काम करते रहे हैं। उनकी ज्यादा जो इस्तेदाद है वो टीवी प्रोग्राम्स में हमें झलकती हुई नजर आती है, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, PTV, ARY और समा और बहुत से और दूसरे चैनल्स पे उन्होंने कई प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए हैं। तहकीक का काम भी करते हैं, तदवीन का काम भी करते हैं और तसनीफ का काम भी करते हैं। तो 2 हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं जो इस मौजू पे दस्तरस रखते हैं। सबसे पहला जो सवाल मेरे जहन में आ रहा था, जो शायद तारिक साहब की फील्ड से मुतालिक है, कि हम जैसे ही मैंने होलोकास्ट कहा तो मेरे जहन में ये आया कि क्या उर्दू में होलोकास्ट के लिए कोई लफ्ज होगा या कोई लफ्ज वजह करना चाहिए। और क्योंकि ये फिल्म से मुतालिक तो नहीं लेकिन लुगत से मुतालिक जरूर है, तो आप इस पे कुछ इब्तदाइया देना चाहेंगे कि होलोकास्ट को हम उर्दू में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। उर्दू में इसके लिए लफ्ज इख्तियार किया गया जो इसके बुनियादी माना के गिर्द घूमता है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं होलोकॉस्ट की, तो इसका असलन मतलब तो नागहानी आफत या उफ्ताद था। फिर ये बतदरीज इस्तेमाल होते होते 1930 के बाद इसका इस्तेमाल तब्दील होना शुरू हुआ, यानी 1940 के बाद के जब ये वाकया पेश आया जिसे हम होलोकॉस्ट कहते हैं। वरना पहले जेश होलोकॉस्ट खास तौर पर इसको लिखा जाता था, फिर उसमें तरकीम हो गई, एक हिस्सा हजफ कर दिया गया और उसके बाद ये मखसूस हो गया कि जब हम यहूदियों पे होने वाले एक जिसे कहा जाए कि बड़े पैमाने पे होने वाले जुल्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असलन ये माना किसी भी नागहानी आफत के लिए, खासतौर पर कुदरती आफात का शिकार होने वालों के लिए भी तारीख में इस्तेमाल होता था होलोकॉस्ट। इसी माना में उर्दू जबान में जब इसको इख्तियार किया गया तो इसके लिए जो लफ्ज बढ़ता गया वो है मर्गे अम्बोह। मर्गे अम्बोह यानी कि कसरत से या हुजूम की सूरत में होने वाली अमवात। तो ये मर्गे अम्बोह का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और इसी के साथ उर्दू अदब में लिखा गया है। लेकिन जब जैसा कि इस्तिलाही शान होलोकास्ट में पैदा हो चुकी है, वो मर्गे अम्बोह में मौजूद नहीं है, तो इसलिए उर्दू ने होलोकास्ट को भी इख्तियार कर लिया है। ये मुस्तआर अल्फाज में से। चलें, जो हमारा मौजू है बेसिकली वो 2 यूं समझिए कि मुतवाजी स्ट्रीम्स पे है। पहला जो अभी तारिक ने जिस पे बात की होलोकास्ट के ऊपर, दूसरी चीज जो है वो सिनेमा से मुतालिक है। जब हम सिनेमा पे बात करना चाहते हैं तो मैं इब्तदा में चाहूंगा कि फराज आप हमें ये बताएं कि सिनेमा बतौर एक मीडियम के या बतौर एक यूं समझिए टूल के किसी भी चीज को, क्योंकि हम बात ये करने जा रहे हैं कि होलोकास्ट को सिनेमा से क्या ताल्लुक रहा, तो जब हम किसी तारीखी वाक़े का, उसके असर का सिनेमा से ताल्लुक कर रहे हैं, तो सिनेमा ही क्यों? हम किसी और मीडियम के मुकाबले में सिनेमा में ऐसी क्या ताकत, क्योंकि आपका मुख्तलिफ मीडियम से ताल्लुक है, लिटरेचर से भी है और टीवी से भी है, कि सिनेमा उन सब में इतना ताकतवर मीडियम क्यों है कि
हम सिनेमा के और होलोकास्ट के मौजू पे किताबें भी देखते हैं, आज हम लोग भी इस पे इकट्ठे हुए हैं, तो इस बात पे आप अगर गुफ्तगू करना चाहें। जी बहुत शुक्रिया। असल में सिनेमा कहानी सुनाने का सबसे ज़्यादा बेहतरीन ज़रिया है। असल जो मकसद है वो कोई भी कहानी सुनाना है, और कहानी का असर जो इंसानी नफ्सियात पर है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उसका कितना इंसान खुद को एक दूसरी दुनिया में महसूस करता है, वो दुनिया जो उसके इर्द गिर्द लफ्ज़ों से बनाई जाती है। लेकिन फिल्म का ये जादू है कि वो मामला सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद नहीं रहता, उसमें म्यूज़िक, लाइट और शायरी और हम किरदारों को ज़िंदा देखते हैं, और एक ऐसा जो है वो जिसे हम कहें कि एक ऐसा जादू क्रिएट हो जाता है कि फिल्म देखने वाला एक तो टिकट लेकर खुद पहुंचता है और राज़ी होता है पूरी कहानी को जो है देखने के लिए, और उसकी जो उसके सामने जो एक हकीकत बनाई जाती है जो कि दरअसल हकीकत नहीं होती, कुछ ही लम्हों के बाद वो एक सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वाला एक एलिमेंट जिसमें वो खुद को उस कहानी का हिस्सा समझता है, जिन किरदारों के साथ उसकी नफरत बढ़ जाती है, उसकी नाकामी पर उसे खुशी होती है, और जिन किरदारों के साथ उसकी हमदर्दी बढ़ने लगती है, उसकी कामयाबी पर उसे खुशी होती है, और उसके दुख में उसको रोना आता है। तो इसलिए जब भी कोई प्रोपेगेंडा के लिए या किसी तारीख़ी वाक़े को ज़िंदा रखने के लिए या फिर किसी तारीख़ी वाक़े को नए अंदाज में तरतीब देने के लिए जिस टूल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो बहरहाल फिल्म है, और उसकी असर अंगेज़ी जो है उससे हम सब वाकिफ़ ही हैं। असल में जब हम होलोकास्ट की बात करते हैं और फिल्म की बात करते हैं तो होलोकास्ट और फिल्म का एक ताल्लुक है जो बहुत से लोगों की नज़रों से ओझल है। हम ये तो बात अक्सर होती है कि होलोकास्ट को सिनेमा में किस तरह से दिखाया गया, लेकिन होलोकास्ट जब तारीख में पेश आ रहा था, जब ये वाकया हो रहा था, उसमें सिनेमा का एक बड़ा अहम किरदार है। अब ये एक फरामोश शुदा यूं समझिए कि बाब बन चुका है तारीख का कि नाजी जर्मनी में जिस मीडियम पे सबसे ज्यादा काम हुआ वो फिल्म था। यानी सन 1933 से लेके सन 1945 तक तकरीबन 12 साल के अरसे में 1000 फिल्म्स जो थी वो प्रोड्यूस की गई जर्मनी में, जिनमें तकरीबन 805 फिल्में बराह रास्त जोसेफ गोएबल्स की निगरानी में प्रोड्यूस हुई थी। तो उसका जो सबसे ताकतवर यूं समझिए मीडियम था जर्मनी के प्रोपेगेंडे का, वो होलोकास्ट में जो इस्तेमाल हुआ है वो सिनेमा था। और हम लोग इन फिल्मों में, जिन फिल्मों की हम बात करें, ये तो जाहिर है बाद की वो फिल्में हैं जिनमें उस वाक़े को दिखाया गया, लेकिन उस वाक़े में वो जो नफरत हमें कुछ किरदारों की एक मखसूस कौम से, एक मखसूस मजहब से, एक मखसूस नस्ल से हमें जो नजर आती है, उसकी जो बुनियाद थी वो सिनेमा के अंदर रखी गई थी। सिनेमा वो मीडियम था जिसके जरिए नाजी जर्मनी ने लोगों तक पहुंचा। यानी ये भी एक दिलचस्प हकीकत है कि 1933 में सिनेमा जाने वालों की तादाद तकरीबन 4 लाख थी, लेकिन इस अरसे में जो 12 साल का अरसा जिसको हम थर्ड राइख कहते हैं, जर्मनी की तीसरी जो यूं समझिए एक हुकूमत का दौर है नाजी जर्मनी की, उसको फिल्मों को देखने वाले लोगों की तादाद 1 करोड़ से भी ज्यादा थी, और उस वक्त के जो लोग थे उनका जो यहूदियों के बारे में तासुर था वो उन्हीं फिल्मों पर बड़ी हद तक मबनी था। तो मैं तारिक से चाहूंगा, क्योंकि ये मजहबी प्रोग्रामों में भी अक्सर शिरकत करते हैं और मजहब पे भी थोड़ा सा इनका अबूर है, कि ये जो एक तरीका है, ये जो एक नैरेटिव बिल्डिंग का तरीका है, एक मखसूस गिरोह के खिलाफ नफरत पैदा करने का ये जो तरीका है सिनेमा के जरिए, ये आप इसको किस तरह देखते हैं, और वो कौन से तरीके हैं या वो कौन से सेफगार्ड्स हैं जो सिनेमा जैसे ताकतवर मीडियम को इस तरह इस्तेमाल होने से बचा सकते हैं जिस तरह हम लोगों ने होलोकास्ट के अंदर देखा? और क्या आपको मौजूदा दौर में भी मीडिया के इस तरह के मिसाल की कोई मिसालें नजर आती हैं? बिल्कुल, असल में इसमें 2-3 बातें मैं साथ साथ शामिल करना चाहूंगा। एक तो जिस अहद की हम बात कर रहे हैं, यानी 1932 से लेकर 1945 के अरसे में, तो आज के दौर में कुछ चीजें हम सोचते हैं, जब पहले मरहले पे गुफ्तगू करते हैं तो हम नजरअंदाज कर देते हैं कि उस वक्त लोगों की रसाई किसी मंजर तक किन जराए से होती थी। तो उस वक्त ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, टीवी इस तरह से नहीं था, क्या हर एक उस तक तो या तो कोई किताब पढ़ता था या फिर उसके पास दूसरा मीडियम होता था कि वो सिनेमा देखे। अच्छा, ये फितरी बात है कि किताब पढ़ने वाला जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है और फिल्म देखने वाला पैसिव होता है। तो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की तादाद मुआशरे के अंदर बहरहाल महदूद होती है और तन आसान लोगों की तादाद ज्यादा होती है।
तो इस वजह से सिनेमा ने अपनी असरअंगेजी ज्यादा दिखाई। दूसरा सबब यह हुआ कि क्योंकि जिस खित्ते के अंदर वो बेहतर तरीके से अक्सबंदी की तकनीक को इस्तेमाल करने से वाकिफ थे, उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा के लिए, जिसे उर्दू अगर हम करना चाहें तो तगरीर कारी कह सकते हैं कि धोखे में डालने के लिए, तो प्रोपेगेंडे के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन उसका दूसरा नतीजा यह निकला कि शायद ऐसा हादसा था तारीखी तौर पे कि जिसकी तमाम सफाकी किसी ना किसी अंदाज में अक्सबंदी के जरिए भी महफूज हो गई, वरना इतना वेल डॉक्यूमेंटेड और इस तरह महफूज इससे पहले चीजें नहीं थी। तो ये उस दौर में जरूर हुआ। उसके बाद हम आते हैं कि जब भी इस तरह का मीडियम होता है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो नफरत फैलाने के लिए और नफरत को आम करने के लिए, किसी को इल्जाम देने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम उसकी तस्वीर जो है, जो हकीकत के बरक्स पेश करते हैं। अच्छा, ये अखलाकी जुर्रत जो है, ये आमतौर पर बहुत कम माशरों में रही, लेकिन इंसान जब नफरत में आगे बढ़ता है, क्योंकि हम होलोकॉस्ट की बात करते हैं तो ये खास कौम, एक खास मजहब से वाबस्ता लोगों की, लेकिन आप देखें कि वो नफरत जो है वो कितनी अंधी होती है कि फिर इसके अंदर वो पोलिश लोग भी शामिल थे कि जो बुनियादी तौर पर मजहबन उनसे वाबस्ता नहीं थे, उस ग्रोह का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो उसकी जद में जरूर आए। और इसकी जो तादाद हम मजमूई तौर पर शुमार करते हैं तो उनमें वो लोग भी शामिल थे जो मजहबन या उस जात के तौर से उससे वाबस्ता नहीं थे। तो इसलिए सबसे पहले तो होता है कि आप उसके बारे में गलत चीज राइट करते हैं। और क्योंकि ये मजहब की बात की तो मैं आपको मिसाल देता हूं कि हम अहद रिसालत में चलते हैं, तो जब पेगन्स के सामने और अरब जाहिलियों के सामने इस्लाम की दावत दी गई, तो उन्होंने जो बात शुरू की, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये जो पैगंबर है, ये जो पैगाम आपको दे रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर मजनून है। एक खिलाफ हकीकत बात उनके बारे में बयान की। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये साहिर हैं, जादू करते हैं। तो ये खिलाफ हकीकत बातें मुआशरे में इस कदर परवान चढ़ती गई कि जो लोग जाती तौर पर वाबस्ता नहीं होते, जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता बराह रास्त, तो वो इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि इंसान फितरतन सुन के यकीन कर लेने वालों में ज्यादा आगे बढ़ जाता है। तो यही उस मुआशरे में भी रहा था। और हमें फिर तारीख में और सीरत की कुतुब में इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि जब जिन लोगों ने सुन रखा था कि वो पैगंबर इस्लाम जिनके बारे में मुआशरे में तरह तरह की बातें मशहूर थी, जब उनका खुद वास्ता पड़ा तो वो सदाकत पर फौरी ईमान ले आए कि ये तो ऐसा कतन नहीं है जैसा कि हम सुनते आए थे। तो यही मामला आने वाली नस्लों में और आज के दौर में भी इसी तरह से है। अब होता क्या है, आज के दौर में अगर हम किसी और मीडियम की बात करें, सिनेमा की बात करें या किसी भी जरिए से कि जहां तक लोगों की रसाई होती है, तो अब होता यह कि एक गलत बात बिना तहकीक आगे मुंतकिल कर दी जाती है और लोगों का उस पर यकीन कर लेना, वो एक करीब करीब जो है ना, ज्यादा इम्कान इसका होता है कि वो यकीन कर ले। अब कभी जब उससे बराह रास्त किसी शख्स का वास्ता पड़ता है तो वो इसकी नफी करता है कि हकीकत इसके बरखिलाफ है। हमारे यहाँ फिल्म के मीडियम को इससे बचाने के लिए बुनियादी तौर पर तो जब हकाइक की तरफ हम रुजू करते हैं तो तब ही हम इससे निकल सकते हैं, या वो जिसे हम प्रोपेगेंडा कहते हैं, इसको पसे पुश डाल के जब हकीकत पहुंचाने की गर्ज से फिल्म बन रही हो तो तब हम इससे महफूज रह सकते हैं। अच्छा, जब और शुक्रिया तारिक इसको बहुत बेहतर तरीके से इसकी वजाहत करने के लिए। जब हम ये बात करते हैं हमेशा किसी भी तारीखी वाक़े के ऊपर और उसके सिनेमा से ताल्लुक़ के ऊपर, तो इस मामले में ये एक यूनिक वाक़या है कि इसके दौरान भी, क्योंकि ये वाक़या एक तवील अरसे तक यूँ समझिए कि हमारे सामने आता रहा, तो इसके दौरान भी सिनेमा का एक अहम किरदार रहा है। और इसके अंदर एक और बड़ी दिलचस्प हकीकत यह है कि जो ये एहसास है जिसे हम एंटी सेमिटिज्म कहते हैं, यानी यहूदियों से यूँ समझिए नफरत, ये एक बहुत ही गहरा और बहुत तारीखी किस्म का एहसास है। और अगर आपको, यानी मैं जो सबसे बड़ी मिसाल किसी को भी दे सकता हूँ, वो शेक्सपियर का ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस है, जिसमें यहूदियों की एक मखसूस अंदाज में किरदार साजी आपके सामने आती है। और उस वक्त के बहुत से ऐसे शाहकार नावल हैं, बहुत से ऐसे शाहकार ड्रामे हैं जिनके अंदर आपको ये एक खास किस्म का, लेस मिजरेबल्स में भी यहूदियों के बारे में कमेंट्रीज हैं। तो वो जो एक तासुर है वो बहुत अरसे से, सदियों से यूं समझिए कि परवान चढ़ा था। और सिनेमा बहरहाल आखिर में यूं समझिए कि वो धार बना उस हथियार की जो बहुत अरसे से हम लोगों के सामने तख्लीक किया जा रहा था। तो अगली जो बात मैं चाह रहा हूँ कि जिसपे हम बहस करें, और फराज मेरे ख्याल में इस पे कुछ रोशनी डाल सकें, वो ये कि हम लोग इस चीज को यूं समझिए कि काउंटर करने के लिए या इस चीज के खिलाफ हमें क्यों नहीं नजर आती, एफर्ट नहीं नजर आती कि उस दौर में जब ये प्रोपेगेंडा हो रहा था और सिनेमा के मीडियम से हो रहा था, तो सिनेमा का मीडियम दूसरी तरफ के लोगों के पास भी उसी अंदाज में अवेलेबल था। लेकिन एक रियासत की ताकत वहां पे नहीं थी, लेकिन हमने अमेरिका में या दूसरे मुल्कों में भी ये नहीं देखा कि इस चीज के खिलाफ कोई बात हुई हो, बल्कि एक
टेस्टेड अप्रूवल सा हमें नजर आता है। उनके यहाँ भी अमेरिका में खास तौर पे इतनी ही शिद्दत से नहीं तो कम शिद्दत से, लेकिन यहूदियों के खिलाफ हमें जज्बात देखने को मिलते हैं। तो ये जो एक मजहब से नफरत का एक मजमूई तासुर है, ये आपके ख्याल में क्यों हमें नजर आता है लिटरेचर में भी और सिनेमा में? इस बात का, इस सवाल का जो जवाब है वो आपके सवाल में ही मौजूद है। जिस तरह से आपने कहा कि ये कोई नई बात नहीं थी, जो कहानी जो फिल्मों में बयान की गई वो कोई पहली बार नहीं थी, बल्कि इस पर कई सदियों से पहले से ही जो है लिटरेचर में चीज़ें मौजूद थी। और यहूदी जो खुद एक ऐसा एक स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर बन चुका था कि जिसकी जिसकी एक ख़ास शक्ल, ख़ास हुलिया और ख़ास हरकत होंगी, और वो उसी तरह से एक्ट करेगा जिस तरह से हमारी फिल्मों में, हम कमर्शियल फिल्मों में एक ख़ास विलन का कैरेक्टर जिसको फिक्स कर दिया गया था कि जिसकी शक्ल भी वो ऐसी होगी, उसके कुछ ख़ास निशान भी होंगे, उसका ख़ास हुलिया भी होगा, जिससे लोग उसे पहचानेंगे। तो ये बहरहाल अब ये मामला यह है कि दूसरी बात आपने कही कि चूंकि रियासत खुद पीछे नहीं थी। अगर रियासत पीछे नहीं है किसी सिनेमा इंडस्ट्री में और वो रियासत का नैरेटिव नहीं है, तो चूंकि सिनेमा खुद एक कमर्शियल पर्पस के लिए ज़्यादा होता है, और उस वक्त जो है ये एक तफरीह का सामान था, और उस वक्त चूँकि उस दौर में टीवी और दूसरे ज़राए इस तरह मौजूद नहीं थे और लोग एक बड़ी तादाद में सिनेमा ही जा रहे होते थे। तो बहरहाल अब ये कोई ठोस बात मैं इसमें कोई तारीखी हवाले से नहीं कर सकता, लेकिन अंदाज़ा यही है कि चूँकि रियासत खुद इसके पीछे नहीं थी बल्कि वो एक बिज़नेस तक ही महदूद था, तो बिज़नेस तो जो है वहाँ जो चीज़ बिकती है वो बनती रहती है। तो बिक तो वही नैरेटिव रहा था जो कि सदियों से बिक रहा था, तो इसलिए उस नैरेटिव को ख़राब करने की कोशिश नहीं की गई। अच्छा, ये एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता है जिसमें मैं चाहूँगा कि आप दोनों बात करें कि ये जो एक सवाल है, वो जो अंडा पहले आया या मुर्गी की तरह हम लोगों के सामने हर पॉपुलर आर्ट में आता है कि जब भी हम पॉपुलर फिक्शन या पॉपुलर सिनेमा की खराबियों की बात करते हैं, तो हमें टीवी हो या फिल्म हो या जो भी मीडियम हो, तो हमें ये जवाब दिया जाता है कि जो बिक रहा है वही लिखा जा रहा है, तो ये मुआशरे की डिमांड है। या और दूसरा ये आर्ग्यूमेंट होता है कि मुआशरा उस तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि ये चीजें उसको ड्राइव कर रही है। तो इनमें कौन सी चीज आमिल है और कौन सी चीज रद्द अमल या नतीजा है उस आमिल का? क्या मुआशरे का के अंदर वो एहसासात थे जो उन फिल्मों के सूरत में हमारे सामने आए, या वो फिल्में जिम्मेदार थी कि उन्होंने उस मुआशरे में, जर्मनी के उस मुआशरे में उन नफरत के एहसासात को जन्म दिया? और इसमें खास तौर पर यह चीज भी हमें मद्देनजर रखनी होगी कि ये कोई ख्याली किरदार नहीं थे। उन लोगों के इर्द गिर्द, उनके आमने सामने बहुत से यहूदी मौजूद थे, उनके साथ परवान चढ़े थे, उस मुआशरे का हिस्सा थे। तो अचानक कैसे हम ये देखते हैं कि वो एहसासात जो एक हकीकी ताल्लुक में मबनी थे, वो इतने ज्यादा मुतासिर हो गए एक पोर्ट्रेयल से कि बिल्कुल उन लोगों के सोचने का अंदाज ही बदल गया। तो पहले तारिक और उसके बाद फिर। अच्छा, इसमें यकीनी तौर पे जैसे हम कहते हैं अमल अंगेज या कैटलिस्ट, किसी एक चीज़ को करार नहीं दिया जा सकता। इसमें दोनों जानिब बराबर शरीक होती हैं। हाँ, एक चीज़ जो दोनों में मुश्तरक होती है वो होती है बैंड वैगन इफेक्ट, कि बुनियादी तौर पे कि मुआशरे में उमूमी रुझान जिस तरफ चल रहा हो, तो कभी वो उससे असर अंगेजी और असर कबूल करने के तरफ माइल होता है तो लोग उसकी तरफ चले जाते हैं, और कभी उनमें नुफूर पाया जा रहा होता है तो वो उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं। तो ये दोनों कैफियत हमें मिली जुली नजर आती है। अब अगर हम बात करें जैसे कि सरकारी सरपरस्ती या हुकूमती सरपरस्ती की अगर हम बात करें, तो होता यह है कि करीब की मिसाल ले लें, जिस तरह हमारे यहाँ तुर्की ड्रामे मकबूल हुए, तो तुर्की ड्रामे जिस वक्त बन रहे थे तो एक रुझान वो था कि जो एक अलग तरह का तुर्की हमें दिखाता है, और दूसरा वो कि जो अर्तुगरुल की सूरत में हमारे यहाँ पहुंचा। तो ये जब बन रहा था तो इसके ऊपर सरपरस्ती उस तरह से नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों के पास वो किस मकसद के तहत इसको इस्तेमाल करना चाहते थे वो ये बना रहे थे। उमूमी रुझान कुछ और था, फिर एकदम से ये गालिब आ गया, और अब सब इसी रुझान के तहत बगैर किसी जाती नजरिए के, क्योंकि ये भी होता है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि शायद इसके पीछे कोई नजरिया होगा, लेकिन ये जो बैंड वैगन इफेक्ट है उसके नतीजे में होता है कि उनका अपना नजरिया नहीं होता, लेकिन वो उसका शिकार जरूर हो चुके होते हैं, क्योंकि हवा जिस रुख पे चल रही होती है वो उसके साथ चल रही होती है। ये बिल्कुल सही, ऐसा ही है। और सही कि फिल्म देखने का जो मकसद जो आवाम का होता है वो बुनियादी तौर पे तफरीह होता है। वो अपना वक्त जो है वो अपनी हकीकी दुनिया से किसी ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं जिसमें वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाए। इंटरटेनमेंट का तो लफ्ज़ी मानी भी डिस्ट्रैक्शन ही है, और जब ये शुरू से ही ये किसी भी इंटरटेनमेंट को आप देखें तो वो डिस्ट्रैक्शन ही। अब वो उस डिस्ट्रैक्शन के दौरान जबकि वो अपनी
हकीकी दुनिया से, अपने हकीकी मसाइल से दूर हैं, तो वो एक नई कहानी को एंटरटेनमेंट में जो रैप हुआ आइडिया है, वो कब जो है वो उनके लाशऊर का हिस्सा बन जाता है, या लाशऊर के अंदर पहले से मौजूद कोई चीज़ जो है वो जो उनके अकीदे का या उनके नज़रिए का या उनके खदशे का कहीं किसी न किसी कोने में मौजूद कोई टुकड़ा होता है, वो भी उसमें जिंदा हो जाता है, उसमें जान आ जाती है। जब हम अपनी ही पसंद की चीज़ को, इवन हम को जो है वो जो लगता है कि ये हमारा नज़रिया सामने उस अंदाज में पेश किया जा रहा है जिसको हम बयान नहीं कर सकते, हालांकि हम कहीं इसको ऐसे ही महसूस करते हैं, ऐसे ही सोचते हैं, तो फिर वो और ज़्यादा ठोस हम उसकी तरफ उसके साथ खड़े हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। जो हम लोग इस सफ़र पे हैं एक तरह से, तो उसमें अगर हम उस वक्त की क्योंकि बात करें जब दूसरी जंग अजीम यूं समझिए हमारी आंखों के सामने चल रही थी, तो उस वक्त जो एक बड़ी फिल्म है जो हमारी आज की फिल्मों में तो शामिल नहीं है, लेकिन उसके तस्करे के बगैर बहुत कम आप उस मौजू को से इंसाफ कर सकते हैं, वो चार्ली चैपलिन की द ग्रेट डिक्टेटर है। चार्ली चैपलिन की ग्रेट डिक्टेटर है 1942 में जो रिलीज हुई, वो शायद उस दौर की सबसे बड़ी फिल्म है इस प्रोपेगेंडे के मुतालिक, क्योंकि उसके अंदर जो बुनियादी किरदार है, जो जाहिर है जिसको डिक्टेटर का हम शक्ल दिखाया गया है, वो एक यहूदी बार्बर का किरदार है। उसमें इतनी नुआंस के साथ इस चीज पे तबसरा नहीं किया गया, लेकिन उसके आखिर में जो एक तारीखी तकरीर है चार्ली चैपलिन की, जो आज तक हमें बहुत सी वीडियोस में और बहुत सी जगहों पे टुकड़ों की सूरत में देखने को मिलती है, वो शायद उस दौर का सबसे मुतासिर कुन बयानिया है इस सारी नफरत के खिलाफ जो फैलाई जा रही थी होलोकास्ट के लिए, जर्मन जो प्रोपेगेंडा था उसके खिलाफ। और एक तारीखी हकीकत ये भी है कि 1942 में बड़ी हिमायत मौजूद थी अमेरिका के अंदर, नाजी जर्मनी की भी, हिटलर की भी, और रोजवेल्ट ने ये बहुत दफा कहा था कि हम लोग जर्मनी के खिलाफ जंग नहीं कर पा रहे, और उस फिल्म ने बुनियादी तौर पे उस मकबूलियत का सहर जो है वो तोड़ा, और उसके बाद से हिटलर जो है उसको एक विलन की हैसियत, या यूं समझिए कि उसके खिलाफ वो जो तासुर है वो मुनज़्ज़म होना शुरू हुआ। तो जहां हम फिल्म की ताकत एक तरफ देख रहे हैं, वहां दूसरी तरफ ये भी एक बड़ी मिसाल है फिल्म की ताकत की। लेकिन उसके बाद जब दूसरी जंग अज़ीम खत्म होती है, तो तकरीबन कोई 20-25 साल का अरसा है जिसमें हमें यूरोप में कोई काम नजर नहीं आता होलोकास्ट के ऊपर। और उसकी वजह यह है कि अगरचे दूसरी जंग अज़ीम खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो जो एक तासुर था, वो जो एक एंटी सेमिटिज्म का तासुर अमेरिका में भी था और दूसरी जगहों पे भी था, वो हमें खत्म होता हुआ नजर नहीं आता, वो तासुर हमें कम होता हुआ भी नजर नहीं आता, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ है ये कॉन्टिनेंटल यूरोप में हुआ है, और बहुत सी जगहों तक यानी अमेरिका तक, एशिया तक इसके असरात नहीं पहुंचे। यही वजह है कि हमें हमारे इर्द गिर्द जो बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, यानी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में कोई इसके ऊपर मूवमेंट नजर नहीं आती, कोई इसके ऊपर फिल्म बनती हुई नजर नहीं आती, इसकी कोई रिकग्निशन नजर नहीं आती, बल्कि हिटलर जो है वो बतौर एक तरबिया किरदार के नजर आते हैं। यानी अगर आपको याद हो तो हिंदुस्तान की तारीख की चंद बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म शोले में एक डायलॉग है जो बार बार रिपीट होता है कि हम हिटलर के जमाने के जेलर है, और वो एक तरह से सेलिब्रेशन सी लगती है हिटलर के किरदार की। और बहुत सी फिल्मों में हमें हिटलर का जो नाम है बड़ा कैजुअली एक खास सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे नजर आता है हिंदुस्तानी फिल्मों के अंदर। तो उसके बाद ये जो 20-25 साल का अरसा जिसका मैंने जिक्र किया, उसके बाद हमें इस मामले की तरफ एक मुराजत मिलती है, उसकी तरफ लोगों ने जाना शुरू किया जब डायरी ऑफ एन फ्रैंक और 1969 में और इस तरह की दूसरी फिल्में आना शुरू हुई कि ये एक वाकया गुजरा है। तो जो चीज़ मैं अब यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप दोनों से, वो ये था कि ये जो एक इज्तमाही शऊर से उस वाक़े को दानिस्ता भुलाने की कोशिश थी, उसकी दो वजूहात जो तारीख में आती हैं। वो पहली ये है कि लोग ये समझते थे कि बहुत उदास कर देने वाला वाक़या, जैसे आपने कहा कि एंटरटेनमेंट जो है वो एक, लोग इस चीज़ को नहीं देखना चाहते, तो वो लोग क्योंकि उनकी याददाश्तों में वो चीज़ जिंदा थी, उनमें बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, तो वो लोग उसको बनाने से एतराज कर रहे थे। या दूसरा जो नुक्ता नजर है वो यही है कि क्योंकि उस वक्त भी हम लोग उस सोच से आगे नहीं बढ़ सके थे और हम उस तरह से बेदार नहीं थे, हम उस चीज को एक्नॉलेज करने पे तैयार नहीं थे, हमें हिम्मत नहीं थी कि उस खौफनाक वाक़े को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर सकें, तस्लीम कर सकें। तो इन दोनों में से आपको कौन सी वजाहत ज्यादा करीने क़यास लगती है, ये जो एक तरह से
डिसअपेयरेंस है होलोकास्ट की पॉपुलर नैरेटिव्स में से दूसरी जंग अजीम के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद। अच्छा, इसमें दो पहलू हैं। एक बात तो ये कि मजमूई तौर पे इंसानी शऊर बहुत सारी चीज़ों का ज़रा देर से आदी होता है। दूर की नहीं करीब की मिसाल लेते हैं, उर्दू गज़ल से जब हमारा वास्ता पड़ता है तो उसमें असरी शऊर आते आते एक मुद्दत गुजर गई, वरना वो एक ख़ास तरह की गुफ्तगू तक महदूद रहा। यही वजह है कि सिनेमा भी अपने इर्तिकाई मराहिल के अंदर उस असरी शऊर को शामिल करने में थोड़ा सा ताखीर के साथ कामयाब हुआ, और इस वजह से वो दरमियानी अरसा हमें खला नजर आता है। दूसरी वजह ये कि जब हम उस खला के बारे में सोचते हैं तो क्योंकि उसके बाद जो कुछ लिखा गया या आज तक जो कुछ बन रहा है खासतौर पर यूरोप में, अमेरिका में, तो उसमें दो जाविये थे। एक कशमकश हमें नजर आती है कि जो लोग उस मौजू पर लिख रहे हैं या फिल्म बना रहे हैं तो वो कभी मुदाफियाना अंदाज में होते हैं, भले दोनों तरफ से हो, मतलब वो कोई भी नैरेटिव बयान कर रहे हो, किसी भी बयानिए के हक में हो, लेकिन कहीं कहीं उनका रवैया मुदाफियाना होता है कि वो बिल्कुल जो है ना उन चीजों से अपना ताल्लुक खत्म करके और उसको माजी की एक तल्ख याद बनाकर रख देना चाहते हैं। जो जिन फिल्मों का आज हम तस्करा करेंगे उनमें भी ये चीज कहीं ना कहीं हमें नजर आती है। और दूसरा ये होता है कि उस तल्ख याद से बिल्कुल पीछा छुड़ाने के लिए उसको बयान नहीं करना चाहते, या दूसरा ये होता है कि वो फिर अपने आप को किसी एक जानिब, ये किसी का फरीक नहीं बनाना चाहते कि किसी तरफ वो फरीक बन जाए। तो एक अरसा ऐसा गुजरा, ये जो 20-25 बरस का है, कि जब लोग इतनी जुर्रत नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या हिटलर की हिमायत में बात करें। हालांकि बरसगीर और उस वक्त के मुश्तरका हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो यहां वाकईतन जो है हिटलर के बारे में कोई ऐसी राय नहीं थी कि जो नफरत पर मबनी हो। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं पस मंजर में, वो आर्यन रेस के बारे में जो क्लेम हो, वो स्वास्तिका के इस्तेमाल के बारे में हो, या उसके अलावा जर्मनी का जो अपना अदबी पस मंजर था, या वहां कितनी अजीब बात है कि जब हम उन हिरासती मराकज की बात करते हैं और जिन जगहों पे जुल्म हुआ वहां पे ऐसे खित्ते भी हैं कि जहां पे हमेशा बड़ी बड़ी अदबी तहरीकें परवान चढ़ी और बड़े बड़े अदीब वहां रहे, और उन इलाकों में इस तरह के वाकयात पेश आए। तो हिंदुस्तान में हिटलर वाकईतन नफरत के साथ इस्तेमाल नहीं होता था, हिटलर नादिर शाही की तर्ज की चीज था कि जब हम नादिर शाह का तस्करा करते हैं तो नादिर शाही इस्तिलाह बन चुकी है। इसी तरह हिटलर भी उसी कबील में था, हलाको भी इसी तरह था, और हलाको की भी बर्बरियत इतनी नहीं होती थी जितना हमने लफ्ज बर्बर के साथ इसको जोड़ के कायम किया है, बल्कि वो सिर्फ एक सख्त हुक्मरान की हद तक था, उसमें नफरत का पहलू शामिल नहीं था तारीखी तौर पर। तो हिंदुस्तान में तो ये रुझान था, और इसी की पस मंजर में जब हम उस तरफ जाते हैं तो वो रवैये लोग उसको कबूल करने के तैयार नहीं थे कि हम अपने आप को किसी एक जानिब खड़ा करें, कि हम कहें कि हिटलर गलत था या जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ वो लोग मजलूम थे या वो गलत थे। इस रवैये से बचने के लिए लोगों ने खामोशी इख्तियार की, तावक्ते की जुर्रत आई या समाजी शऊर हमारा बुलंद हुआ, और फिर इंसानों ने कहा कि इस मौजू पे गुफ्तगू करनी चाहिए, और वो दोनों जानिब से हो सकती है। असल में सर मामला ये है कि वाकया कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर इसको बार बार बयान किया जाए तो फिर उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती महसूस होती है। तो वो जो 20 से 25 साल का अरसा था, हमें ये गौर करने की ज़रूरत है कि उस दौरान किस जो अमेरिकन और जो इटालियन और दूसरे जो सिनेमास थे उसके अंदर कौन सा पीरियड चल रहा था। क्या वहाँ पर रोमांटिक फिल्में चल रही थी, क्या वहाँ पर जो है वो उस दौरान जो होने वाली दूसरी तहरीकें थी जिसमें आवाज़ बुलंद की जा रही थी, और जब हम लिबरलिज्म की तरफ जा रहे थे, या फिर कोई सिनेमा के अंदर, क्योंकि ये वो दौर है बहरहाल जो कि सिनेमा के अंदर भी बहुत सही तब्दीलियाँ उसी दौर में आई हैं। तो फिल्म बनाने वालों का फोकस जो है क्या उस 20-25 साल के अरसे में हमें ये देखना होगा कि उस वक्त जो है अगर हॉलोकॉस्ट नहीं था तो कौन सी फिल्में उस दौरान जो है वो बनी और जो जिन पे ज़्यादा जो है वो जो मशहूर हुई, वो उसका जवाब शायद आप नहीं, वो आपकी बात काफ़ी हद तक इस चीज़ से वो करती है कि ये वो ज़माना है जब रियलिस्टिक सिनेमा यूरोप में और जो कमर्शियल सिनेमा है जिसे हम सररियल सिनेमा कहते हैं वो हॉलीवुड में आपको नज़र आ रहा था। तो लेकिन ये जो एक ओमिशन है मेरे ख्याल में, और ये मेरी ज़ाती राय है कि वो एक कॉन्शियस एफर्ट थी, और ये चीज़ हम जब लिटरेचर में भी देखते हैं तो हमें नज़र आती है कि कोई भी बहुत बड़ा इवेंट जो है उसको उस तरह से महफूज करने की ख्वाहिश तब तक जन्म नहीं लेती जब वो लोग जिन्होंने उसे देखा हो वो जाना न शुरू हो जाए। और ये हमारे यहाँ भी है, तकसीम पे भी जो काम हुआ है वो उसके फौरन बाद नहीं होता, क्योंकि वो लोग, उन लोगों के लिए वो वाकया एक ऐसा वाकया होता है जो उनकी जिंदगी में भी गुजरा है, और उसके बाद जब वक्त गुजरने लगता है और वो लोग जाने लगते हैं जिन्होंने वो वाकया खुद देखा था, तब ये ख्वाहिश इज्तिमाई शऊर में जन्म लेती है कि नहीं, हमें इसके बारे में चीज़ों को
महफूज करना चाहिए, तो फिर म्यूजियम बनना शुरू होते हैं, फिर नॉवल भी लिखे जाते हैं फिर उसके ऊपर। तो वो जो तारीखी तौर पे उसके शवाहिद महफूज करना है वो तो शायद फौरन शुरू होता है, लेकिन जो उसके बारे में उसकी फिक्शनल रिक्रिएशन जिसे हम कहते हैं वो कुछ वक्त के बाद शुरू होती है। ये एक राय है जो मैंने जाती तौर पे अपने मुशाहिदे से और अपने तारीखी मुताले से अख्ज़ की है, और इससे इख्तलाफ किया जा सकता है। अच्छा, अगर हम क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं, और जाहिर है क्योंकि हमने 4 फिल्में आज मुंतखब की हैं, तो इस पस मंज़र के साथ मेरे ख्याल में हमने काफ़ी पस मंज़र अब हमने एक तरह से डेवलप कर लिया है कि होलोकास्ट और सिनेमा दो जो हैं इनका आपस में क्या ताल्लुक है। तो उसके बाद हम जो हमारी पहली फिल्म है जो सन 1993 में आई थी हमारी आज की फिल्मों में से, वो है शिंडलर्स लिस्ट। शिंडलर्स लिस्ट इस एतबार से भी एक मुनफरिद फिल्म है कि स्टीवन स्पीलबर्ग जो उसके डायरेक्टर थे वो खुद जाहिर है यहूदी मजहब से थे। उन्होंने अपने बचपन में वो सब चीज़ें उनका सामना किया, यानी वो एंटी सेमिटिज्म उस वक्त भी अमेरिका की सोसाइटी में था और उस चीज़ को उन्होंने देखा। और उसके बाद उन्होंने एक नावल जो कि मैथ्यू कॉनली का नावल है शिंडलर्स लिस्ट, जो एक हकीकी यूँ समझिए कि असल तारीखी कहानी पे मबनी है, उसको उन्होंने फिल्माया और शिंडलर लिस्ट के सामने में की सूरत में हमारे सामने लाया। जब हम तकनीकी गुफ्तगू करते हैं फिल्मों के ऊपर, तो शिंडलर लिस्ट इस एतबार से एक मुनफरिद फिल्म है कि 90 की दिहाई में भी उसको ब्लैक एंड वाइट पे शूट किया गया, और ब्लैक एंड वाइट पे भी इस एहतमाम के साथ शूट किया गया। बहुत से लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता टेक्निकली, फिल्म की जब लैंग्वेज में आप बात करते हैं तो ब्लैक एंड वाइट शूट करना मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि आप जो रियल लाइफ में देख रहे होंगे वो कलर होगा, यानी हमें ये लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट आसान होगा और कलर मुश्किल होगा, लेकिन डायरेक्टर अपनी आंखों से जो आपके सामने, आप यूं देखिए कि इस मंजर को अगर हम देख रहे हैं अपनी आंखों से बगैर कैमरे के, तो वो कलर में है, हमें वो सब रंग, वो सब लिबास के रंग सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन जब हम उसको शूट करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में, तो कैमरा उसको तब्दील करेगा ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, जो कि एक मुख्तलिफ चीज होगी। तो ये ट्रांजिशन उस दौर के डायरेक्टर्स के लिए, जब फिल्में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में बनती थी, आसान होती थी क्योंकि वो काम ही इस तरह से करते थे। लेकिन जब आज के दौर में कोई डायरेक्टर एक मंजर को ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करना शुरू करता है, तो उसके लिए यूनिक किस्म के चैलेंजेस आते हैं। यानी इस फिल्म में मैं आपको एक यूं समझिए कि दिलचस्पी बात बताता हूँ कि जो पूरी फिल्म थी शिंडलर लिस्ट, उसके सेट में, उसके ड्रेसेस में, उसके पूरे जो समझिए कि कलर पैलेट में कहीं पे भी सब्ज रंग इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में जो सब्ज का शेड आता है वो इस तरह का आता है कि उन्होंने, स्टीवन स्पीलबर्ग ने कॉन्शियसली कोशिश की कि उसको अवॉइड किया जाए। तो ये एक, और जब उनसे पूछा गया कि इसको क्यों उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया, तो उनका स्पीलबर्ग का कहना यह था कि मैं चाहता था कि ये एक एजलेस फिल्म हो और लोगों को ये लगे कि ये उसी जमाने में बनी थी, क्योंकि उस जमाने की जितनी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उस जमाने की जितनी भी फुटेज जो भी थोड़ी बहुत हमारे पास है वो ब्लैक एंड व्हाइट की सूरत में है। तो शिंडलर लिस्ट भी उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट की सूरत में। तो ये जो एक टेक्निकल चॉइस है, इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि जरूर आप दोनों अपनी राय दें कि आपके ख्याल में उससे उसके तासुर में कितना इजाफा होता है या कितनी कमी होती है जब आप उसको एज अ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के देखते हैं बजाय एक कलर के, उस दौर में जब उस आपके आमने सामने सारी फिल्में कलर में थी। एक तो ये जो आपने बात कही कि वो वुमन जो चीज़ ब्लैक एंड वाइट होती है वो एजलेस हो जाती है, कि जो है वो चीज़ों का, एक तो ये वाकया खुद इतना बड़ा है कि इसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं है, ये हमेशा ही ये जिक्र में रहेगा, ये कहानी जिंदा रहेगी। दूसरा ये कि बहरहाल जिस तरह से हम जानते हैं कि कलर की अपनी एक फ़िलासफ़ी है, एक साइकोलॉजी है फिल्म के अंदर, मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ मानी हैं, लेकिन यहाँ पर रंगों के मानी से ज़्यादा उस वाक़े की अपनी मानियत है, अपना जो उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है। और बहरहाल वो एक, जैसे हम फिल्म देखते हैं एंटी क्राइस्ट, तो उसके अंदर भी कलर की चॉइस जो है वो ब्लैक एंड वाइट है, और इस तरह के जो जॉनराज जिसके अंदर गोर मौजूद है या जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस मौजूद है, उसको क्योंकि एक कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें लोग एक ख़ास जॉनरा है जिसमें उसको एंजॉय किया जाता है, उस गोर को, उस वायलेंस को, उस ब्लडशेड को एंजॉय किया जाता है। लेकिन ये कहानी वो कहानी नहीं है जिसका ऑडियंस जो है वो उस ब्लडशेड को या उस टॉर्चर को या उस एक्शन को एंजॉय करने के लिए देखेगा, बल्कि उसका जो असल है वो वाकया है, वो कहानी है, जो कि शिंडलर्स की जो उसने जो पूरी जो उसकी जद्दोजहद थी, जिसमें उसने अपने 1000 एम्प्लॉयज़ को जो है बचाया था,
और तो वो मुझे लगता है कि स्पीलबर्ग की चॉइस की एक वजह ये भी होगी कि वो जो एक जो ब्लडशेड और जो इस तरह का जो टॉर्चर वाले मनाजिर हैं उनसे ज़्यादा जो फोकस हो वो उस वाक़े पर हो, उस ड्रामा पर हो। बिल्कुल, ये जो शऊरी जिसे कहा जाए इंतखाब था, उसमें एक पहलू सबसे अहम ये होता है कि हमारे माशरे में अक्सर ये नज़र आता है कि अगर कि कहीं मुमासलत लाशऊरी तौर पर पाई जाए तो भी उसको इल्ज़ाम देना या उसके साथ लेबल कर देना आसान हो जाता है। तो इसलिए शऊरी तौर पर यह इंतखाब किया कि वो जिन बातों की तरफ फराज ने इशारा किया कि अगर वो रंगीन होती तो उस फिल्म के बारे में शायद कोई और राय होती और उसको कैटेगराइज किसी और तरह से किया जा रहा होता, उसकी रेटिंग किसी और तरह से बयान की जा रही होती, लेकिन उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया तो उसके नतीजे में लोगों की तवज्जो असल कहानी की तरफ मुर्तकिज रही, वो किसी तरह परागंदा ना हो सका वो तस्वुर जिसके तहत वो फिल्म बनाई जा रही थी। दूसरा ये कि क्योंकि एक खास जो लाजवाल होने के एतबार से उसकी रंगत का इंतखाब की जी, इसके नतीजे में उसमें एक लाजवालियत पैदा हो जाती है, वो कैफियत अपनी जगह। जो असल बात है कि उनमें एक इस्तिआरा बाहर सूरत मौजूद है। वो इस्तिआरा ये है कि जब हम हकीकत को और इर्द गिर्द मौजूद प्रोपेगेंडे को जुदा करना चाहते हैं तो हम उसको स्याह सफेद की तरह देखना चाहते हैं, तो वो इस्तिआरे उसके अंदर इख्तियार की है। और तीसरी और आखिरी बात जो मुझे लगती है, क्योंकि एक खास एरा के लिए बनाई जा रही है, तो जिस तरह जब हम पीरियड फिल्म्स की बात करते हैं या पीरियड फिल्म बनती हैं तो उसमें कॉस्ट्यूम और इस तरह की चीजों का एहतमाम किया जाता है ताकि बिलीवेबिलिटी बढ़ जाए। तो इस वजह से उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना उस अहद के साथ देखने वालों के लिए बिलीवेबिलिटी ज्यादा बना रहा था, इसलिए उसको इख्तियार किया गया। इस पे क्योंकि हम लोगों ने ये ग्रुप में कहा भी था और मैं चाहूंगा कि हम लोग इस सेशन को ज्यादा इंटरेक्टिव भी रखें, तो अगर हम हमारे ऑडियंस एक तो इतने ज्यादा लोग हैं, मुझे लग नहीं रहा कि सबको हम मौका दे पाएंगे, लेकिन फिर भी जो गुफ्तगू करना चाहें शिंडलर्स लिस्ट के बारे में या जो आप लोगों का तासुर है, अगर हम उस पर किसी से बात कर सकें या कोई बोलना चाहे आप में से, तो चले आखिर में फिर हम ऐसे कर लेते हैं, हम इसको इस फॉर्म में। एक चीज जो यहाँ पे डिस्कस हुई शिंडलर लिस्ट की, उसमें एक बड़ा यूनिक सा एक तासुर है, अगर आपको फिल्म देखने का इत्तेफाक हुआ, और मेरा नहीं ख्याल बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी होगी, कि उसमें सिर्फ एक किरदार है जो आपको रंग में नजर आता है, वो एक बच्ची का किरदार है। जब सब लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं तो सिर्फ एक बच्ची जिसने एक लाल रंग का ओवरकोट पहना हुआ है, और वो जो बच्ची का किरदार है वो एक हकीकी वाकये से माखूज है, जो अपने जमाने की जो समझे कि शोहरा आफाक अदाकारा ऑड्रे हेपबर्न, जो हॉलीवुड की सबसे बड़ी अदाकाराओं की फहरिस्त में अक्सर पहले नंबर पे होती हैं, उन्होंने स्पीलबर्ग को सुनाया था कि उन्होंने एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाते हुए एक बच्ची देखी थी जिसने लाल रंग का एक कोट पहना हुआ था, और वो बमुश्किल 4 साल की थी, तो वो कभी उस चीज को अपने जहन से फरामोश नहीं कर सकी। तो स्पीलबर्ग ने जब इसको बनाया तो उन्होंने वो किरदार जरूर रिक्रिएट किया है, और उसके ऊपर बहुत गुफ्तगू हुई है कि आखिर इतने सारे यूं समझिए कि स्याह सफेद रंगों में सिर्फ एक वो रंग, और वो भी एक बच्ची के ऊपर, किस चीज की अलामत है। बहुत से लोगों ने उसको लॉस्ट इनोसेंस की, उस बच्ची की मासूमियत के गुम होने की अलामत का है। बहुत से लोग उसको खून की अलामत समझते हैं, उस जिद्दोजहद की अलामत समझते हैं, उम्मीद से भी बहुत से लोगों ने ताबीर किया है। लेकिन ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू है कि किस तरह हम लोग फिल्म के अंदर रंगों से भी एक चीज का इजहार कर सकते हैं। और बाद में जब हम अपने लोग जिसे कहते हैं ऑडियंस से बात करेंगे, तो मैं जरूर चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है वो इस बात पे जरूर वो करें। और एक और दिलचस्प बात यह कि वो बच्ची जिसने ये किरदार अदा किया था वो 3 साल की थी, और स्पीलबर्ग ने उसके वालिदैन से ये कहा था कि ये जब तक 18 साल की ना हो जाए इसे ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इसके जहन पे बड़ा मनफी असर होगा। और फिर उस बच्ची की एक अलग कहानी है कि उसने जब वो फिल्म देखी तो उसके, क्योंकि 3 साल की बच्ची जाहिर है उस वक्त उस एक्सपीरियंस से गुजरी, लेकिन उसने उस चीज को महसूस नहीं किया। बाद में उसने उस चीज को जब देखा तो उसके क्या तासुरात थे, वो एक और दिलचस्प दास्तान। अगर हम अब सफर पे क्योंकि चल निकले और शिंडलर लिस्ट की बात हो रही है, तो उसके बाद जो दूसरी फिल्म हम लोगों ने अपनी फहरिस्त में शामिल की थी, और वो एक एतबार से बड़ी यूनिक फिल्म है कि वो एक इटालियन फिल्म है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, जो 1997 में हम लोगों के सामने आई। और लाइफ इज ब्यूटीफुल बुनियादी तौर पे इस एतबार से एक मुनफरिद फिल्म है कि वो एक कॉमेडी भी है और ट्रेजिडी भी है। यानी लाइफ इज ब्यूटीफुल को कहा जाता है कि वो 2 फिल्में हैं, यानी इंटरवल से पहले आप उस पूरी जिंदगी को देख रहे हैं, उस नॉर्मल लाइफ को देख रहे हैं, और फिर आप उस जिंदगी को बदलते हुए देखते हैं,
उस सारे हालात को तब्दील होते हुए देखते हैं और उन सारी चीजों को अपने सामने आते हुए देखते हैं जो होलोकास्ट की सूरत में हमारे सामने आई। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि उस डायरेक्टर की चॉइस ये थी कि मैं नॉर्मल जो लाइफ है, जो यूं समझिए कि जिंदगी का एक असल रंग है, जो उन लोगों की खुशी है, उसको भी उसी फिल्म के कैनवस पे पेंट करूं और फिर उस कैनवस को मिटाकर दोबारा से वो सारी ट्रेजेडी और वो सारे रंग जो उस साने की सूरत में बिखरे वो लेके आऊं। तो ये जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि आमतौर पे जब भी हम किसी तारीखी वाक़े पे फिल्म देखते हैं या किसी ट्रेजेडी पे फिल्म देखते हैं तो उसमें कॉमेडी का एलिमेंट नहीं होता, या होता भी है तो वो सटायर की सूरत में होता है या ब्लैक कॉमेडी की सूरत में होता है। ये एक बड़ी मुनफरद फिल्म है कि इसके अंदर आपको एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ और एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक आम सी एक जिंदगी आपको सामने आती है जिसको देखकर आप बहुत खुश होते हैं, और फिर जब आप उस चीज को तबाह होते हुए देखते हैं तो आपका तासुर बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है। तो इस चीज पे मैं चाहूंगा कि आप दोनों जरूर बात करें कि ये जो चॉइस है डायरेक्टर की इस तरह से इस सब्जेक्ट को ट्रीट करने की, उसके बारे में आप दोनों क्या कहेंगे? इसमें जो आपने भी जिक्र किया, उस दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो जो 3 साल की बच्ची जो लाल कोट पहनी हुई थी, वो वाहिद एक तो मंजर था जो कि ओके सॉरी, मेरा वैसे गला भी थोड़ा बैठा हुआ है तो वो वाहिद मंजर था जो कलरफुल था, और वो बच्ची बहरहाल एक प्यारी सी बच्ची थी जो उसमें मौजूद थी। तो अब उस बच्ची की जिंदगी के साथ क्या होने जा रहा है, उसने पीछे क्या कुछ देखा होगा, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि देखने वाला मतलब सोचे कि वो कलर में, मतलब वो अपने बच्चे या अपने किसी प्यारे को भी वो उसमें अज्यूम कर सकता है। और दूसरी बात, आपने जो लाइफ इज ब्यूटीफुल का जो जिक्र किया कि जब एक सब कुछ खूबसूरत है और आप एक बिल्कुल ही अलग जायका आप दे रहे हैं अपने इंटरवल से पहले एक फिल्म का, उसके बाद उस जायके का जरा सा भी आफ्टर टेस्ट आप इंटरवल के बाद नहीं रहने देते, तो आप एक बहुत तकलीफदेह एक्सपीरियंस से गुजारते हैं देखने वाले को, जो कि एक सरप्राइज और शॉक में रहता है कि ये उसके साथ क्या हो गया। यानी कि वो क़यामत जो वहां गुजरी, वो क़यामत एक लम्हे के लिए देखने वाले की जिंदगी में या उसके जहन में गुजर जाती है। तो ये एक बड़ी जो है ना जालिमाना और सफाकाना कोशिश थी डायरेक्टर की, मुझे ये महसूस होता है। अच्छा, मैं भी बात जो है वो सुर्ख रंग की क्योंकि बात हुई, तो खासतौर पे स्पीलबर्ग से जब इस बारे में गुफ्तगू हुई, बहुत सारे मौजूदात पे गुफ्तगू होती रही, उसमें एक चीज ये भी थी कि मैंने शऊरी तौर पे उसको इसलिए रंग को बरकरार रखा कि वरना वो जो इतना हुजूम था उसके अंदर दब के वो जो जितनी बुलंद बांग वो बात थी वो उसके अंदर रह ना जाए। दूसरी बात यह कि वो इस उम्र की बच्ची और इस तरह के तासुर के साथ होता यह है कि इंसान चाहे या ना चाहे जिस वक्त वो फिल्म देख रहा हो या कोई किताब पढ़ रहा हो, तो जिन किरदारों से उसका वास्ता पड़ रहा होता है बराह रास्त उनका उससे ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो उनको जज कर रहा होता है, उनके बारे में एक राय कायम कर रहा होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारा मासूमियत पे से एतबार खत्म होता जाता है। तो नतीजा ये होता है कि अगर बड़ी उम्र के किसी शख्स के या किरदार के साथ कोई वाकया पेश आता है तो हमारे अंदर उसके लिए इतनी हमदर्दी पैदा नहीं होती, बावजूद ये कि हम उससे कोरिलेट भी कर रहे होते हैं कभी कभी, और कभी इख्तलाफ भी कर रहे होते हैं, कभी अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर उस पर यकीन कायम कर लेते हैं, लेकिन बाहर सूरत हमारे अंदर एक मुनसिफ मौजूद होता है जो उसके बारे में कुछ फैसले सादिर कर रहा होता है और उसकी मासूमियत पर भरोसा नहीं कर रहा होता। और अगर ये उम्र घटती चली जाती है तो हमारा तयक्कुन मासूमियत पर ज्यादा गहरा होता है, और वो बात उसी तरह से फिल्माई गई और उसी तरह पेश की गई। दूसरी जो बात है वो उमैर ने अपनी गुफ्तगू के आखिर में वो जुमला कह दिया था कि जब जिंदगी मुरक्कब है अलम और तरब से, कि अलमिया और तरबिया दोनों चीजें होती हैं, लेकिन वो क्या है कि जब आप तरब के बाद अलम से गुजरते हैं तो उसका तासुर ज्यादा गहरा हो जाता है। तो आमतौर पर जिंदगी में तो हम इस रवैये से गुजरते हैं, लेकिन वो यकरुखी होती हैं फिल्में और लोग इसको इख्तियार नहीं करते, तो शायद वो अपना तासुर छोड़ती हैं लेकिन इतना तवाना नहीं छोड़ती कि हम उनको इस तरह से जिक्र करें जितना उस फिल्म ने कायम किया, क्योंकि उसके अंदर आप फौरी यानी कि एक जिसे कहा जाए कि चंद सानियों के फर्क से आप एक तासुर तब्दील होता है और वो उसको गहरा करने का सबब बनता है, जो कि उमैर की बात के अंदर वैसे ही शामिल था। असल में ये बात मैंने इसलिए भी तफसील से बात करना चाहिए क्योंकि इस फिल्म पे जो सबसे ज्यादा तनकीद हुई वो इसी पस मंजर में हुई कि कहा गया कि इसने होलोकास्ट को ट्रिविलाइज किया है, जो इसके अंदर मजाक का इस्तेमाल है उसने उस
सानहे की यूं समझिए कि संगीनी को कम कर दिया है। और उस बात पे बहुत ज्यादा लोगों ने जब ये कांस फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए पेश हुई तो बहुत से लोगों ने क्रिटिक्स ने कहा कि ये एक सही अप्रोच नहीं है। और मुझे मेरे ख्याल में हमेशा ये एक बेहतर अप्रोच लगी कि आप उस जिंदगी को, जिस जिंदगी पे वो असर पड़ा, उसको उसकी पूरी जिसे अंग्रेजी में विविडनेस कहा जाता है या पूरी बेसाख्तगी में आप उसका मुलाहिजा करें और फिर उसको तब्दील होते हुए देखें, फिर उसको अपने सामने आते हुए देखें, तो वो मुझे ज्यादा बेहतर वो लगा। शायद इसकी वजह ये भी है कि ये फिल्म हॉलीवुड की नहीं है, ये एक इटालियन फिल्म है, क्योंकि जब कॉन्टिनेंटल यूरोप की बात होती है तो वो लोग थे जिन्होंने इस सान्हे को अपने ऊपर गुजरते देखा। तो वो लोग जो उस चीज को देखते हैं उनकी हसासियत उसके बारे में कम होती है। इसी तरह से है कि जैसे अगर आप एक फिल्म ऐसी देखें जो रेसिज्म के ऊपर हो और वो किसी गोरे डायरेक्टर ने बनाई हो, तो उसको बहुत मोहतात रह के चलना पड़ता है, क्योंकि वो खुद उस इस्तेहसाल करने वाले तबके का एक तरह से नुमाइंदा है। तो बहुत सी जगहों पे हमें उसका गिल्ट भी नजर आएगा। लेकिन अगर वही फिल्म दूसरी तरफ से आ रही है, नहीं एक ऐसा डायरेक्टर जो खुद यूं समझिए कि अफ्रीकन अमेरिकन जो जो कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, वो जब उस सब्जेक्ट को ट्रीट करता है तो अगरचे वो पूरी तरह उसको दिखाएगा, लेकिन वो उस चीज को एक नॉर्मल अंदाज में पेश करेगा, वो उसका गिल्ट कहीं नजर नहीं आएगा। मेरे जो दोस्त बरतानिया से थे, मैं उन्हें हमेशा कहा करता था कि मैं आप लोगों का मजाक उड़ा सकता हूं क्योंकि आपने मुझ पर हुकूमत की है, मैंने आप पे हुकूमत नहीं की, तो लेकिन आप मेरा मजाक उड़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि फिर मेरी सेंसिटिविटीज हर्ट हो जाएंगी। तो ये एक समझिए कि अनफेयर एडवांटेज है जो उस तबके को हासिल हो जाता है जिसका इस्तेहसाल किया गया हो। तो लाइफ इज ब्यूटीफुल का जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो मुझे ये चीज लगती है कि यूरोप के अंदर जो फिल्में बनी हैं वो इस मामले में ज्यादा बेहतर है। और क्रोनोलॉजिकली भी और वैसे भी अगर हम तासुर में देखें तो जो हमारी अगली फिल्म है वो बड़ा रिलेट करती है इस चीज से। जो 2008 में आने वाली हमारी अगली फिल्म है केट विंसलेट की, द रीडर के नाम से। द रीडर अगेन एक नॉवल पे मबनी फिल्म है जो जर्मन जबान में लिखा गया एक नॉवल है और उसके ऊपर वो मबनी है, उसको फिल्माया गया और आपके सामने राल्फ फिनेस और केट विंसलेट ने उसके अंदर काम किया। राल्फ फिनेस जो है वो बड़ा अदाकार है और शिंडलर लिस्ट का मेन एंटेगनिस्ट भी वही था। और इस फिल्म में एक बार फिर वो आपको एक जर्मन के किरदार में नजर आता है, एक बच्चे के किरदार में जिसको अपने से बड़ी उम्र की एक औरत से इंटरेस्ट होता है और वो औरत जो है वो जर्मन कैंप में, कंसंट्रेशन कैंप में गार्ड रह चुकी थी। तो द रीडर जो है वो इस एतबार से बड़ी मुनफरद फिल्म है कि अब इससे पहले जो हम होलोकास्ट देख रहे थे वो दो तरफ से थी, यानी जो हमने होलोकास्ट के दौरान जर्मन फिल्में देखी थी वो जर्मन नुक्ता नजर से थी जिसमें ज्यूज जो थे वो सिर्फ एक यूं समझिए कि ऐसे किरदार थे जो देखने के लिए थे। और जब दूसरी तरफ से फिल्में बनना शुरू हुई तो हमें दूसरी तरफ का नुक्ता नजर तो मिला, लेकिन जर्मन एक ऐसे किरदार थे जो बस मुजस्सिम यूं समझिए कि बुराई थे या ईवल थे या शैतानियत पे मबनी थे। द रीडर वो उन चंद फिल्मों में से जो उस जर्मन के एक्सपीरियंस को एड्रेस करती है जो इन होलोकास्ट में से गुजरे, यानी वो जो जिनके साथ हुआ उनके ऊपर नहीं बल्कि जो करने वाले थे उनके साथ क्या ट्रॉमा गुजरा उसके बाद और वो किस नुक्ता नजर से सोच रहे थे, क्योंकि इंसानी तजर्बे की किसी भी जहत को यकसर रद्द नहीं किया जा सकता। तो और ये रीडर जो है ये आने में 50 साल शायद इसीलिए लग गए क्योंकि हम लोग उन लोगों को इंसानियत के नुक्ता नजर से देखने पर तैयार नहीं थे, जर्मन सोल्जर्स को या कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो लोग थे या होलोकास्ट में जो लोग शामिल थे। तो हम हिमलर को, गोयरिंग को, हिटलर को, एडोल्फ आइशमैन को उस तरह से उन ग्रे किरदारों के तौर पे देखने में शायद तैयार नहीं थे। हम उनको अभी भी ब्लैक देखना चाहते थे। तो हमें बहुत अरसा लगा और उसके बाद हमारे सामने द रीडर आती है। तो इस एतबार से जो इसकी ये एक इनफरादियत है कि ये एक ऐसे मनफी किरदार को जो तारीख जिसके खिलाफ फैसला दे चुकी है उसके नुक्ता नजर को नुमाया करती है। तो उस एतबार से मैं जरूर चाहूंगा कि आप दोनों इस बात पे अपनी राय दें कि इस मुश्किल काम को, और क्योंकि आप दोनों लिखारी भी हैं तो एक लिखारी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि एक ऐसे किरदार को तख्लीक करना जिसकी आइडियोलॉजी से, जिसकी फिलॉसफी से आप खुद मुत्तफिक ना हो, लेकिन उसको उसी तरह दिखाना कि आप उससे नफरत का जो तासुर है वो कारी के अंदर पैदा ना करें, वो जिस तरह है उस तरह उसको सामने ला सकें। तो इस एतबार से भी जरा इस पे बात करें कि इस फिल्म के बारे में आप दोनों के क्या तासुर। ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, वरना अमूमन ये होता है कि जो हम तो देखते हैं कि जो बुरा होता है उसमें कुछ अच्छा ही होता ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही कोई नॉन ह्यूमन चीज़ होती है। यहाँ ये बड़ी खूबसूरत फिल्म है द रीडर,
इसके अंदर एक औरत जो कि तनहा है और उसको एक छोटे उम्र से स्कूल गोइंग लड़के से इश्क हो जाता है, और दोनों, अच्छा उसका जो केट का जो गिल्ट का सफ़र है कि वो पहले हाफ में आप जब तक वो केस की सुनवाई शुरू नहीं हुई है, वो गिल्ट उसकी बॉडी लैंग्वेज में मौजूद है कहीं पर, जिसके लिए वो खुद को कभी जिम्मेदार ठहराती है या नहीं ठहराती है। और वो एक तन्हा और एक चुप एक किरदार है, जिसमें वो उस बच्चे के आने के बाद से उसकी ज़िंदगी में कुछ रंग बहरहाल दिखाई देने लगता है। लेकिन उसका फिर वो चूंकि एक इंसान है और इंसान की अपनी कुछ ज़ाती कुछ तरजीहात होती हैं, जो कि एक बहुत बड़े वाक़े है जिसके बारे में बहुत सारी मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं और मुख्तलिफ ओपिनियन लीडर्स उसको अलग अलग अंदाज में शेप कर रहे हैं, और लोगों के पास अलग अलग जस्टिफिकेशन मौजूद हैं। किसी के लिए वो महज एक नौकरी थी, किसी के लिए वो उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो अथॉरिटी थे और वही उनकी नौकरी थी, और उनको दो रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना ही था। चाहे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे धरनों और इस तरह के वाक़यात में बहुत सारे पुलिस वाले नहीं चाहते होंगे कि किसी पे लाठी उठाएं, किसी को मारें, क्योंकि उनको अपने काम की वजह से बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे वो गुजरते हैं। उसकी वजह से वो इन सारे काम की वजह से वो कोई बुरे बाप नहीं हो जाते, कोई बुरा भाई नहीं हो जाता, या वो माशरे का कोई बहुत बुरा किरदार नहीं बन जाता। वो अपनी दूसरी ज़िंदगी में एक मुख्तलिफ बिल्कुल एक अलग किरदार जिंदा रहता है, वो कायम रहता है। तो यहाँ भी था। तो उस औरत का जो असल जो मामला था वो ये था कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानती, और ये बड़ी आपने जो कहा ना कि ये बड़ा वक्त लगा फिल्म मेकर्स को यहाँ तक पहुँचने में कि हॉलोकॉस्ट के वो किरदार जो कि दरअसल मुतासरीन, उनको भी मुतासरीन समझा जाए, जो कि इसके आलाकार बने, और उनकी हकीकत जो है वो उनकी रियलिटी इस तरह की थी कि वो उनको भी समझा जाए कि वो भी बहरहाल कोई एलियन नहीं थे, किसी दूसरे सैयारे से नहीं आए थे, ना ही वो कोई मॉन्स्टर्स थे, वो इंसान ही थे, और ये इंसानों का ही मसला था। और ये तो ये बड़ी इसको खैर इस पे अब मैं यकीनन यहाँ मौजूद सभी लोगों ने फिल्म जो है वो देखी होगी, मैं ये तवक्को करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। लेकिन अगर जिन लोगों ने नहीं देखी, तो मैं अगर मजीद बोलता चला जाऊंगा तो वो शायद इसकी कहानी के बहुत सारे और आगे ऐसे खुल जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि लोग देखें। बाकी तारिक साहब। अच्छा, मैं द रीडर्स के बारे में एक बिल्कुल जरा मुख्तलिफ नजरिए से सोचता हूँ। उसमें जो बात हमें सबसे नुमाया नजर आती है, ये हकीकत हमने उस फिल्म की बदौलत मान ली या उस फिल्म को बनाते वक्त पेश नजर रही कि जो जालिम है वो भी बहैसियत इंसान किसी कैफियत से और किसी तजर्बे से गुजरता है। हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए, उसके बाद हमें यकरुखी राय नहीं रखनी चाहिए, और जिसका हमें आम जिंदगी के अंदर लिहाज रखना चाहिए कि उसकी आम जिंदगी कैसी है। और उस पस मंजर में हम चले जाएं तो हमें बहुत सारी बात में, अभी हाल में भी डॉक्यूमेंट्री एक आई ऑर्डिनरी मैन के नाम से, जिसके अंदर उन किरदारों के बारे में दिखाया गया कि जो भर्ती हुए उस वक्त फौज के अंदर, और बुनियादी तौर पर वो एक तरह की रजाकार फोर्स थी जिनको मामूर किया गया था कि क्योंकि जो लोग हिरासत में ले लिए गए कंसंट्रेशन कैंप में, हिरासती मराकज में, या जिसे कहा जाए जबरी मशक्कत के मराकज में जिनको रखा गया, उनकी निगरानी करने के लिए, तो वो रजाकाराना तौर पर भर्ती हुए थे, रजाकार फोर्स थे या रिजर्व फोर्स आप उसको कह लें, और उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी निगरानी करना थी। बाद में बतदरीज के ऊपर से अहकामात आए, हम तो तामील पे मजबूर हैं, और ये इसमें एक वकारी ईमा या प्रीस सजेशन इस्तेमाल होती थी कि जो वहां लीडर थे, कमांडर्स थे, उन लोगों ने अपने इर्द गिर्द मुताल्लिकीन को मजबूर किया। तो ये एक अलग कैफियत है और इसमें बहुत सारी तफसील आ जाती है। लेकिन ये जो इसमें किरदार दिखाया गया केट विंसलेट का, वो तारीखी तौर पर जिस किरदार से मुतासिर होकर लिखा गया है, वो बुनियादी तौर पर एक बहुत ही जिसे कहा जाए कि सफाक किरदार है जो तारीखी तौर पर महफूज है, और जितनी मुमासलतें केट विंसलेट की इस कहानी में मौजूद किरदार से उससे पाई जाती हैं, इसलिए बहुत कम इस बात का इम्कान बचता है कि हम ये कहें कि ये उस किरदार को देख के नहीं लिखा गया। इस पर बहुत काम हुआ। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जिस किरदार की तरफ इशारा है, उससे पहले इस फिल्म से कुछ अर्सा कबल ही एक सीरीज बनी थी, सीरीज नहीं बल्कि एक कहानी थी, और वो डॉक्यूमेंट्री भी गालिबन थी, जिसका नाम था द बिच ऑफ बुखनवाल्ड, द बिच ऑफ बुखनवाल्ड, और उस किरदार का असल नाम इल्सा कोक था। जिस इल्सा कोक को इसी तरह से जिस तरह कहानी में दिखाया गया, अब वो मैं स्पॉइल नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह कहानी में दिखाया गया, हकीकी जिंदगी में भी उसके साथ इसी तरह के वाकयात पेश आए थे। लेकिन फर्क क्या था कि इल्सा कोक के बारे में यह था कि वो वाकयातन शऊरी तौर पे
अपनी खुशी से या किसी भी नफ्सियाती आर्जे की बिना पर उन मजालिम में बराबर की शरीक थी। उसका शौहर जिस कदर कमांडेंट होने के एतबार से उन मराकज के अंदर जुल्म करता था, उससे ज्यादा दिलचस्पी वो औरत लेती थी। और उसका आलम यह था कि तारीखी तौर पर जो लिखा गया कि उसने इंसानों को मुंतखब किया कि जिनके बदन पे टैटू बने हुए थे और उनकी चमड़ी उधड़वा के उसके लिए अपने लिए लैंप बनवाए, और इस तरह की बहुत सारी बातें उस औरत के बारे में लिखी गई। और फिर बाद में जो ट्रायल हुआ और सजा हुई और जिस तरह उसकी जिंदगी का खात्मा हुआ, तो ये उस किरदार से मुतासर होकर लिखा गया। इसलिए मुझे ये लगता है कि बुनियादी तौर पर कहानी सुनाते हुए ये एहसास था जागोजीन, और जो जिसे कहा जाए जो गालिब था एहसास, वो ये था कि हम उस तारीख को या उस अंजाम को कैसे बदल सकते हैं। तो जो कुछ हमने किया हम उससे शर्मिंदा भी नजर आ रहे थे कहानी सुनाते हुए बहैसियत मजबूई इंसानियत के। मतलब इसमें प्रोपेगेंडा का अंसर भी शामिल है बाहर सूरत, लेकिन ये कि इंसान होते हुए कि हम एक सफाक होलनाक वाकये से नजरें चुराते हुए अगर हमारा बस चले तो हम उसको बदल कैसे सकते हैं, वो इस कहानी के अंदर नजर आता है। फिर उससे उस किरदार के लिए जो हमदर्दी पैदा की जाए, तो ये प्रोपेगेंडा का पहलू है कि आप उनको उतना बुरा ना जाने बल्कि उनके बारे में भी नर्म गोशा पैदा करें, वो इस कहानी का हिस्सा था। तो इसलिए द रीडर जो है वो जरा मुख्तलिफ किस्म की फिल्म है जिसपे प्रोपेगेंडा का अंसर गालिब है। और तीसरी चीज जो उसमें नजर आती है, जो कि इससे अगली फिल्म जब हम उसका जिक्र करेंगे उसमें भी नजर आएगी, वो ये कि वो नस्ल कि जो किसी तौर पे भी नाजीज्म के हक में थी या उसका हिस्सा थी, वो भी नई नस्ल के सामने नजरें चुराना चाहती है कि ये हमारा माजी था। तो वो नई नस्ल के सामने खुद को बरहना देखती है, जिसकी डिपिक्शन उस फिल्म की जो फिल्मिंग है उसमें नजर आती है। वाह, चले द रीडर के ऊपर एक हमें मुनफरिद भी नुक्ता निगाह सुनने को मिला। जाहिर है फिल्में जो हैं वो एक ऐसी सब्जेक्टिव मीडियम है जिसके ऊपर बहुत से लोग बहुत मुख्तलिफ अंदाज से उन पे वो असरअंदाज होती हैं। हमारा जो सफर है वो ना सिर्फ एक तरह से क्रोनोलॉजिकल है, जो हमने फिल्में मुंतखब की हैं वो उनके अंदर हमें ये भी तब्दीली नजर आएगी कि नुक्ता नजर किस तरह तब्दील हुआ। तो जो अगर हम कहते हैं ना कि अंग्रेजी में कहा जाता है वी हैव कम अ फुल सर्कल, तो वो अगर हम पूरा सर्कल मुकम्मल करें तो जो हमारी आखिरी फिल्म है आज की 2018 में जो रिलीज हुई जोजो रैबिट के नाम से, यानी जोजो रैबिट वो पहली फिल्म है जो कॉमेडी है और वो थ्रू एंड थ्रू कॉमेडी है, ब्लैक कॉमेडी है। और किसी भी वाक्य को कॉमेडी की सूरत में पेश करने के लिए जरूरी होता है कि लोगों का जो उसके बारे में एहसास हो वो इस हद तक यूं समझिए कि कम तुर्श हो चुका हो कि आप उसको उस तरह से दिखा सकें। और जोजो रैबिट में हिटलर का एक कैरिकेचर बनाया गया, यानी एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है जो हिटलर यूथ का मेंबर है और बहुत यूं समझिए कि उस पुरजोश है नाजीज्म के बारे में। और उसकी माँ जो है उसने एक यहूदी लड़की को पनाह दे रखी है जो जिसको वो देखता है। तो उस यहूदी लड़की और उस बच्चे के ताल्लुक की कहानी और साथ में उस बच्चे की इमेजिनेशन में या उस बच्चे के तस्वर में जो हिटलर आता है वो उसकी कहानी है जो हम लोगों को नजर आती है। और जो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं ताका वाइटिटी, उन्होंने हिटलर का वो किरदार अदा किया। मेरे दिल से ये फिल्म कुछ इसलिए भी करीब रही कि इसकी जो प्री प्रोडक्शन हो रही थी तो कुछ अर्सा मैं उस यूनिट का हिस्सा भी रहा, कुछ स्टोरी बोर्ड्स उसमें मैंने भी बनाए। तो बड़ी एक यूनिक तजर्बा था, उसके अंदर बहुत सी चीजें पहली बार हुई, यानी पहली बार आपको हिटलर का एक कॉमिक पोर्ट्रेयल नजर आया और बहुत सिंबलिज्म उसमें यूज हुआ। एक चीज जो बड़ी अहम है जो बहुत कम लोग उसमें नोटिस कर पाते हैं लेकिन शायद बहुत जरूरी है कि होलोकास्ट सिर्फ एक मखसूस मजहब के खिलाफ नहीं था। उस वक्त जर्मन मुआशरे में बहुत से तबके उस इम्तियाजी सलूक का शिकार हुए जिसमें ट्रांसजेंडर भी थे, जिसमें खवातीन भी थी, क्योंकि खवातीन का भी एक मखसूस तासुर था नाजी जर्मनी में कि वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हैं और उनके लिए बाकायदा हिटलर यूथ प्रोग्राम्स हुआ करते थे। तो वो जो चीज है कि औरतों के साथ, ट्रांसजेंडर्स के साथ और उन लोगों के साथ जो उस तरह नहीं सोचते थे उनके साथ क्या सलूक हुआ, ये पहली बार हमें जोजो रैबिट में देखने को मिलता है। यानी वो जो यहूदियों के साथ था वो तो पहले भी हमें नजर आया, लेकिन उस फिल्म में हमें एक ऐसे सार्जेंट का किरदार नजर आता है जो उस पूरे उसमें वाहिद कलरफुल आदमी है और उसकी बार बार जो अपीयरेंस है उससे हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से चीजें बदल रही हैं। फिर उसके अंदर एक और जो बड़ी दिलचस्प एक चीज है कि हिटलर का जो किरदार है जो हमें शुरू में जब वो नजर आता है तो वो बड़ा चेयरफुल है, बहुत एक मुतासिर कुन है, जो कि असल में भी आपको लगता है कि क्योंकि जंग जर्मनी जीत रहा है तो उस वक्त हिटलर के बारे में कुछ इसी तरह के तासुरात थे जो हिटलर यूथ में पाए जाते थे। जिस तरह वो बच्चा
हकीकत को डिस्कवर करता है, उसको पता चलता है यहूदियों के बारे में, अपने जो तासुरात है, उनकी गलती का पता चलता है, तो वो किरदार बदलता जाता है। यानी वो किरदार एक आईना है जिसमें वो बच्चा अपने बदलते हुए एहसास को देख रहा है। तो उन दोनों का जो आखिरी सीन है, जब आखिरी दफा वो हिटलर का किरदार उसके तस्वर में आता है, तो वो कुछ भी नहीं कहता और वो सिंपली उसको छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। और बड़ा एक यूनिक अंदाज में उन्होंने उस सब्जेक्ट को ट्रीट किया। फिर उस बच्चे के जो एहसासात हैं, वो बच्चा एक किताब बनाता है यहूदियों के बारे में, जिसमें वो यहूदियों के बड़े ही यूं समझिए कि तजलील के कार्टून बनाता है, जो जाहिर है उसको उस वक्त देखने को, सुनने को माशरे में मिल रहा था। और फिर जब उसकी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है जो कि यहूदी है और उसको उसके बारे में हकीकत पता चलती है, तो वो उस किताब को किस तरह से छुपा देता है और किस तरह उस बच्ची को बचाने में अपनी मां का साथ देता है, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो इस एतबार से ये फिल्म मुझे बड़ी यूनिक लगी। हम जब इसको बना रहे थे तब भी, जब इसको देखने को गए तब भी, कि ये फिल्म जो है ये एक ऐसे सब्जेक्ट को जो अब बहुत पुराना हो चुका है उसके बारे में एक ऐसा जाविया लेके आती है जो पहले नहीं किया गया। तो कभी भी तारीख का कोई भी ऐसा वाकया जो बहुत अरसा गुजर चुका हो, उसको हर अंदाज में नहीं देखा जा चुका होता, आप उसको एक नए अंदाज से जरूर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है, एक बहुत ही यूं समझिए कि बहुत ही खौफनाक वाक्य को एक कॉमेडी से एड्रेस करने की, यानी एक डार्क कॉमेडी का जो यूं समझिए जॉनर जो मैंने तख्लीक किया, इसके बारे में आप दोनों क्या राय देंगे कि क्या ये एक मुनासिब टेक्निक है, या इसके ऊपर आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे कि इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता और हम उस चीज को सही तरह निभा नहीं सकेंगे? असल में डार्क कॉमेडी जो है वो बहरहाल उसे कॉमेडी कहना कितना सही है कितना गलत है ये एक अलग डिबेट है, क्योंकि उसमें बड़े हसास और मामलात पर सटायर क्रिएट किया जाता है और बहुत खुलकर बात की जाती है, और मतलब खुलकर भी और छुपकर भी हर तरह से वार किया जाता है। तो उस बच्चे का जो कैरेक्टर है, बेसिकली हिटलर जो इसमें उसका जो इमेजिनरी जो फ्रेंड है, और वुमन जो हमारा इमेजिनरी जो फ्रेंड होता है, जो खास एक उम्र उस बच्चे की है, उसके पीछे वो किसी हद तक उसका अपना ही एक ऑल्टर ईगो का कोई पार्ट होता है। तो वो जो दिखाया गया कि जूं 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 वो बच्चा ग्रो करता गया और रियलिटी उसकी जो है क्लियर होती चली गई, तो वो इमेजिनेशन जो है वो ठीक होती चली गई। तो ये जो है वो मुझे लगता है कि एक अच्छी टेक्निक थी, और शायद मुझे तो लगता है कि हाँ, ये डार्क कॉमेडी शायद वो जॉनरा है कि जिसके ऊपर इस तरह के मौज़ूआत पर बात की जानी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए। जोजो रैबिट से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं उसमें काफी सारी चीजें अहम हो जाती हैं। एक तो मतलब तस्करा था कि ये भी बुनियादी तौर पर पहले नॉवल लिखा गया केजिंग स्काइज के नाम से, और उसके कोई 15 बरस बाद जो है इस पर फिल्म बनी। और उसमें और बकिया जो फिल्में हमने बात की, जैसे शिंडलर लिस्ट की बात की, द रीडर्स की बात की, और ये खुद, ये तीनों वो थी कि जो एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई। शिंडलर लिस्ट को ये था कि उसको 12 उसमें कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया और 7 में उसको अवार्ड मिला था। रीडर्स को 6 में किया गया और 1 में अवार्ड मिला था द रीडर को। और उसके बाद जोजो रैबिट को 5 में किया गया था, जिसमें से सिर्फ 1 को मिला था, और वो एक वो था कि जो उसकी स्क्रीन प्ले राइटिंग पे उसको दिया गया था। तो एक किताब से स्क्रीन प्ले तक आने तक, बकिया कहानियों में भी ये सफर होता है, लेकिन किताब को सिनेमा तक आने में जो सफर होता है उसमें इसमें बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि वो जो चीजें उस पर कहानी की वाकईयत का बोझ मौजूद है उसको बरकरार रखना, फिर उसके अंदर जो जॉनरा मुंतखब किया गया उसकी वजह से एक और तरह की नजाकत पैदा हो गई थी। एक तो ये चीज। दूसरा, फिर मैंने पहले बात अधूरी छोड़ी थी कि वो नई नस्ल और पुरानी नस्ल के आमने सामने की रिवायत, तो वो इस कहानी के अंदर भी वो जो बच्चा दिखाया गया है और उसके बाद ये जो ट्रांजिशन हमें नजर आती है, जो तब्दीली नजर आती है उसके एहसासात की, और सामने जो उसका किरदार हम ख्याली देख रहे हैं उसमें जो तब्दीली नजर आती है, वो बुनियादी तौर पर कहीं कहीं, क्योंकि वो खुद डार्क कॉमेडी का हिस्सा है, तो एक तंज ये भी है कि जो जज्बातियत है वो एक तिफलाना सा रवैया था, और उसके बाद जैसे जैसे आपके अंदर शऊर की पुख्तगी आती जाती है तो आप अपने उन फैसलों से दस्तबरदार होते जा रहे हैं। तो गोया के ये आखिरी हिस्सा बनता जा रहा है कि जो कुछ किया अब वो खुद भी इससे दस्तबरदार हो रहे हैं। हकीकी तौर पे गो के वो बयानियां पेश कर रहे हैं कि वो जो कुछ हुआ था एक खास तनाजुर में दुरुस्त था, हमारी उसमें कौमियत का तस्वुर भी गालिब था, और जो खासतौर पर रशियन सोशलिज्म के मुकाबले में जो तासुर था वो भी बहरहाल मौजूद था। ये सारी कैफियत उसमें मौजूद है, लेकिन वो उससे दस्तबरदार होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ठीक है कि वो एक राय थी, अब नई नस्ल उसको कबूल नहीं करना चाहती। फिर जहां ये जो ख्याली
किरदार होता है या कैरिकेचर जब जहां इस तरह का आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इर्तिकाई सफर होता है यहां पे, या तो आप समझ लें कि उस वक्त तक वो किरदार समाजी तौर पे इररेलेवेंट हो चुका होता है, गैर मुताल्लिक हो चुका होता है, या ये आखिरी कील होती है जिसके बाद उसको गैर मुताल्लिक बना दिया जाता है। आप बहुत दूर ना जाएं, अपने बहुत ही करीबी, बहुत ही छोटे सियासी मंजरनामे पे एक नजर डालें और आपको यह एहसास हो जाएगा कि कुछ किरदारों के सटायर या उनके जो कैरिकेचर बनना शुरू हुए वो किस मरहले पे आके हुए। मैं बहुत छोटी मिसाल दे रहा हूं, लेकिन इसलिए कि हमारे गिर्द ये मौजूद है तो हम ज्यादा आसानी से महसूस कर सकते हैं। तो ये लगता है कि एक नया दौर अब शुरू होने वाला है और उस नए दौर के आगाज में हिटलर उस तरह से रेलेवेंट नहीं रहा और वो खुद भी उससे दस्तबरदार होना चाहते हैं, तो वो कैफियत उस कहानी के अंदर हमें नजर आती है और वही एहसास हमें बच्चे और उस किरदार के जो तब्दीली है उस सफर में भी झलकती है। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह है, वो जो मैं बात कर रहा था कि हमने कितना लंबा सफर तय किया, तो 1993 में जब शिंडलर लिस्ट बन रही थी तो स्पीलबर्ग उसको नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उसका ख्याल ये था कि वो खुद यहूदी है और उसके अपने जो तजर्बात हैं वो उसके लिए बहुत जज्बाती फिल्म होगी। आज भी स्पीलबर्ग की वो वाहिद फिल्म जिसपे वो कभी ऑटोग्राफ नहीं देता या उसके प्रमोशन मटेरियल को कभी साइन नहीं करता, वो शिंडलर लिस्ट ही है। उसने उस वक्त बहुत से कोशिश की कि किसी और डायरेक्टर से बनवाऊं, तो उसने अपनी एक किताब में लिखा है कि रोमन पोलांस्की से जब उसने कहा कि इस फिल्म को वो डायरेक्ट करे और प्रोड्यूस स्टीवन स्पीलबर्ग करेगा, तो रोमन पोलांस्की ने भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रहा था और उसने वो पोलैंड के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स देखे हुए थे, तो इस वजह से उसने उस फिल्म को बनाने से इनकार कर दिया। अच्छा, हमारी जो चारों फिल्में, इनमें से 3 के जो हिदायतकार हैं वो खुद यहूदी हैं। तो उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि 2018 में जब ये बनती है, तो इसमें ना सिर्फ जो वाइतीती है वो खुद यहूदी होने के बावजूद उसने डायरेक्ट किया, बल्कि उसने हिटलर का किरदार भी खुद अदा किया है और वो बहुत बुरा किरदार है, लेकिन उसने वो अदा किया। तो वो एक्सेप्टेंस आहिस्ता आहिस्ता, शायद हम लोग एक सामने से जब गुजरते हैं तो वो जो एक हमारा तासुर है उसकी तरफ वो तब्दील होता है आहिस्ता आहिस्ता। ये एक सबसे बड़ी चीज है जो हमें इसमें नजर आती है। तो अगर मैं इस डिस्कशन को, इससे पहले कि हम इसको दूसरे लोगों की आरा में अगर मैं इसको समअप करूं, तो जो हम आज बात कर रहे थे होलोकास्ट की और उसके सिनेमा में तासुर की, तो उस पर हमने 2 चीजों पे बात की। एक तो उस तारीखी वाकये के दौरान जो पेश आया, उसके वक्त सिनेमा का क्या किरदार था, और वो जाहिर है एक बहुत ही मनफी किरदार था। उस पर बहुत कम बात होती है, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बात होनी चाहिए कि किस तरह सिनेमा एक बहुत ही पावरफुल टूल, बहुत पावरफुल मीडियम है, गलत लोगों के हाथ में भी और सही लोगों के हाथ में भी। और हम लोग ये अपने इर्द गिर्द दोबारा होते हुए देख रहे हैं। हम अपने इर्द गिर्द अब देखते हैं कि जिस तरह नाजी जर्मनी में हमें यहूदियों के किरदार नजर आते थे, आज हम बड़ी इंडस्ट्रीज में ये दोबारा से देखते हैं कि अगर आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं तो बाकायदा इसके ऊपर एक पूरी तहरीक है कि क्यों कमर्शियल फिल्मों में या मेन स्ट्रीम फिल्मों में एक कुछ मजाहिब के किरदार, मुसलमानों के या सिखों के किरदार एक खास तरह से पोर्ट्रे किए जाते हैं और उससे मुआशरे की नफ्सियात पे क्या असर पड़े। इसी यही मसला हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पावरफुल मीडियम है, यानी टीवी के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह एक मखसूस पोर्ट्रेयल औरतों का किया जाता है और उसके हमारे मुआशरे की इज्तिमाई नफ्सियात पे क्या असर होते हैं। तो इस चीज को जब हम इग्नोर कर रहे होते हैं तो उसके खिलाफ जो सबसे बड़ी मिसाल है शायद वो हमारे सामने होलोकास्ट की सूरत में कि कितना खतरनाक हो सकता है, किस तरह ये एक मुआशरे को एक गलत जानिब धकेल सकता है। फिर हमने बात की उस पोर्ट्रेयल की जो होलोकास्ट का पोर्ट्रेयल है और जो एक सफर रहा, और वो 4 फिल्मों की सूरत में, जो शिंडलर लिस्ट की और उसके बाद लाइफ इज ब्यूटीफुल, फिर द रीडर और आखिर में जोजो रैबिट, इन चारों पे हमने बारी बारी बात की, इनकी क्या इनफरादियत है, किस तरह से इन्होंने अपने अपने उसको देखा। और जाहिर है हम बहुत मुख्तसर अंदाज में उनको सिर्फ एक बहुत ही ब्रीफ सा उनको टच कर पाए हैं। तो वो लोग जिन्होंने ये फिल्में नहीं देखी, अगर इस गुफ्तगू को यहाँ पे या ऑनलाइन सुन के उनके जहन में ये शौक पैदा हो तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। और अगर आप ये देख चुके हैं और आप उसके ऊपर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें, कुछ हम लोगों के इल्म में इजाफा करना चाहें, तो हमें बहुत खुशी होगी। तो आप में से कोई भी जो इन फिल्मों के बारे में बात करना चाहे। हेलो जी, बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन एंड फ्रॉम समवन जी, मेरा नाम सैयद खाबर मेहदी है और बेसिकली
नाचीज से ज़्यादा मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लिखता हूँ कभी कभी, आई मीन राइटर भी हूँ और बेसिकली बैकग्राउंड फिजिशियन साइंटिस्ट है, बट आई एम प्योरली फोकस ऑन हिस्ट्री एंड राइटिंग नाउ। तो आप लोगों का जो डिस्कशन था जनाब बहुत ही खूबसूरत, और ना सिर्फ खूबसूरत, आपने उसको जब ये द 4 फिल्म्स दैट यू मेंशन उस कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ही मतलब है डेप्थ थी, और फॉर समवन हु इज नॉट फ्रॉम द फिल्म वर्ल्ड बिल्कुल ही न्यू इनसाइट्स मिली हैं। कुछ बातें आप लोगों ने की और जो कि विच इज़ बेसिकली माई टेक होम फ्रॉम दिस डिस्कशन, कनेक्टिविटी, बिलीवेबिलिटी, और बहुत अच्छे उसमें आप लोगों ने जो एग्जांपल्स दिए। कनेक्टिविटी व्हेन इट केम टू फिल्म नोआ ब्लैक एंड वाइट, उसमें जो कनेक्टिविटी का एलिमेंट था, इट इज़ जो कि इमीडिएट जो आपने कहा ना कि व्हेन यू जस्ट कवर अप द एंटायर कलर इन योर लाइफ एंड यू ब्रिंग द फोकस ओनली ऑन द ब्लैक एंड वाइट, तो इट्स अ कनेक्टिविटी एलिमेंट एंड दैट लास्ट, it's persistent, and it leaves a memory on you. Believability is a temporary escape, enjoy किया, move on गए, and the beauty of it lies अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो खैर बहुत ही शानदार बात है, तो वो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह उसका समझाया। पर एक और चीज़ आपने जो की, जो बल्कि होलोकॉस्ट का, दैट्स अ प्राइमरी टॉपिक, होलोकॉस्ट पे बहुत ही अजीब बात है कि होलोकॉस्ट एज अ वर्ड एग्जिस्टेड बिफोर एक्चुअली द होलोकॉस्ट हैपेंड, मगर आजकल के पैराडाइम में देखें, आजकल क्या पिछले तो तकरीबन फ़लस्तीन को के साथ जो हुआ है, मेरे ख्याल में 70 ईयर्स तो हो गए हैं उसको, तो नकबा जो कि आजकल रेजिस्टेंस, होलोकॉस्ट, इट इज़ आर इन आर कॉन्टेक्स्ट, इन द लाइफ वी लिव, इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, इट इज़ नॉट होलोकॉस्ट, somehow it never gained that momentum, that traction कर ही नहीं पाया जी, वो ट्रैक्शन नहीं कर पाया। और उसमें उसका जवाब कहाँ मिलता है? Is it my problem? It's not the problem of the West. They immediately realized that Israel, the creation of Israel, the Jews, was not just a issue of race, religion, ethnicity, local German problem. It was greater, and it was a geostrategic, geopolitical problem. So that's why they realized कि इसको तो immediately जितना इसको आप ट्रैक्शन दे के प्रोपेगेंडा टॉप में लेकर आओ, यहाँ पे somehow by we I mean the global community, not just Muslims, क्योंकि Palestine is no more a Muslim problem. Palestine के some of the most famous leaders are Christians as well, तो वो जो है नकबा वो गेन नहीं कर पाया जिस तरह से यहाँ पे ट्रैक्शन मिला है। और तीसरी बात जो है इसी रेफरेंस में जो आप लोगों ने कही विद रेफरेंस टू कि यहाँ आई थिंक नकबा वाज द लास्ट थिंग, सो उस पर कुछ आप कमेंट करें कि आई डिडंट हियर इट एट ऑल। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आज का टॉपिक होलोकास्ट पे था, ऑल्दो ये एक काउंटर आर्गुमेंट के तौर पे हमेशा कहा जाता है कि होलोकास्ट की जब भी बात होती है तो एक काउंटर आर्गुमेंट फौरन आता है कि वो काम जो ज्यू स्टेट की तरफ से किया गया है उसको इस तरह से क्यों नहीं डिपिक्ट किया जा सका, या उसके खिलाफ इस तरह क्यों नहीं इतना पावरफुल काम हुआ। तो ये जाहिर है इसके कई जवाब हैं और इसके बारे में कई लोगों ने बात की है कि जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो इतनी पावरफुल नहीं थी। अच्छा, कुछ ये भी आप देखिए कि हॉलीवुड के अंदर भी इवन आपको हैरानी होगी कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वो चंद माइनॉरिटी रिलीजन जो बहुत ज्यादा जिन्होंने काम किया उनमें ज्यूज रहे, ज्यू एक्ट्रेसेस इब्तदाई दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में छाई रही, तो वो उनके पास वो वॉइस थी, उनके पास वो पावरफुल वॉइस थी जो होनी चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी जेनोसाइड 20वीं सदी में होलोकास्ट नहीं है, वो इंडोनेशिया में होने वाला कम्युनिस्टों का कत्लेआम है, लेकिन वो सामने नहीं आता, उस पर फिल्में नहीं बनती, उसको हमें देखने को नहीं मिलता। इसी तरह दुनिया में किसी भी एक जगह पे सबसे बड़ा जो कत्लेआम हुआ है पिछली सदी में वो बेल्जियम में हुआ है, जहां 1/3 आबादी सफाई हस्ती से मिट गई। लेकिन आज भी हमें किंग लियोपोल्ड के ऊपर कोई फिल्म जिसे कहते हैं कंडेम करने वाली नहीं मिलती, वो मीडियम उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो। तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इट इज सिनेमा इज अ मीडियम ऑफ द पावरफुल, ऑफ द रिसोर्सफुल। ये बात शुरू में हमने भी की थी कि उस वक्त जब होलोकास्ट के दौरान फिल्में बन रही थी तो ज्यूज वर द ऑप्रेस्ड वन, दे डिड नॉट हैव दैट वॉइस विद देम। लेकिन ये एक बात है कि अब जो सिनेमा का जो लैंडस्केप है वो जो चेंज हुआ है उसकी वजह से जब से डिजिटल मीडियम आया तो बहुत सी कम रिसोर्स वाली नेशंस को भी ये आजादी मिल गई और फलस्तीन से बहुत सी अच्छी फिल्में और बहुत से अच्छे लिटरेचर के पीसेस के साथ साथ हमें बहुत सी फिल्में देखने को मिली हैं। तो एक काउंटर नैरेटिव अब एग्जिस्ट करता है। जब मैं
ये बात करता हूं कि इंडिया में मुसलमानों का एक तरह से पोर्ट्रेल होता है, तो उसके काउंटर फिल्में और वेब सीरीज हमें नजर आती हैं, वो बनती भी हैं, वो अट्रैक्शन भी लेती हैं, वो काउंटर नैरेटिव हमें देखने को भी मिलता है। तो अब ये एक थोड़ा सा लैंडस्केप चेंज हुआ है डिजिटल मीडिया के आने से, लोगों के हाथ में उस चीज का एक्सेस आने से, लेकिन स्टिल आपकी ऑब्जर्वेशन वैलिड है कि इट रिमेन्स, सिनेमा रिमेन्स अ वॉइस ऑफ द पावरफुल एंड द रिसोर्सफुल. Yes, yes. And maybe in future we will see a better world, लेकिन still the reality persists. बहुत बहुत शुक्रिया उमैर और आपके हमारे पैनलिस्ट, बहुत ही अच्छी डिस्कशन रही। और हमने सिर्फ 4 फिल्मों को मुंतखब किया था, लेकिन ज़ाहिर है मैं जब सुन रही थी आपकी गुफ्तगू तो बहुत सारी और फिल्में भी जहन में आ रही थी और इनके मुताल्लिक़ बातें भी बहुत जहन में आ रही थी। तो मेरा ख्याल है मैं अगर कुछ बहुत पहले ये फिल्में देखी थी तो अभी जहन में कुछ कुछ बातें याद रह गई जो मैंने उस वक्त नोट की थी, जैसे कि द रीडर है, इसमें जो आखिरी सीन या आखिरी से कुछ पहले का एक सीन है जिसमें वो किसी यहूदी घर में जाती है और शायद वहाँ पे कन्फेस करती है या क्या, इस तरह का एक सीन है। दैट डू यू हैव दैट इन माइंड? तो वो जो घर दिखाया है वो इट्स अ ह्यूज पैलेस, यू नो, लाइक, तो उससे वो कंट्रास्ट कि उसकी जो गरीबाना जिंदगी है और जो वो दौलत है उनके पास, वो मुझे यूं लगा जैसे कि उसको एक इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी। तो वो मेरे जहन में रह गया कि ये भी इस नैरेटिव का हिस्सा है। ये बात थी। जब आप जोजो रैबिट में इसकी बात कर रहे थे तो मुझे एक फिल्म याद आ रही थी जो पोलिश फिल्म है, उसका नाम है टू बी और नॉट टू बी। पता नहीं आपने देखी है? तो टू बी और नॉट टू बी वो बिल्कुल एक, वो जो पोलिश रेजिस्टेंस है उस पर एक कॉमेडी फिल्म है, वो बहुत पहले बनी हुई है। तो मेरा ख्याल है मैं उसको देख के बड़ी हैरान हुई थी जब मैंने उसको देखा था कि किस तरह इस तरह की कॉमेडी फिल्म कोई बना सकता है उसके बारे में, जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है। तो इसका मतलब उस जमाने में बनाई गई। तो इसके बारे में कुछ आप कह सकते हैं कि ये क्यों, ये कैसे उस वक्त कैसे ये एक्सेप्टेबल हो गई? और मेरे ख्याल है वो कोई क्लासिक की तरह है शायद। अच्छा, जो आपने पहली बात की, असल में ये एक तनकीद रही है कि हम लोग जो यूरोप के अंदर भी और इवन अमेरिका में आज भी नियो नाजीज्म जिसे कहा जाता है या एंटीसेमिटिज्म में ये एक तनकीद रहती है कि ज्यूज की पावर को प्रोजेक्ट किया जाता है कि अब वो बहुत पावरफुल हो गए हैं, उस चीज को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और अब वो बदल चुके हैं। तो ये एक तनकीद हमेशा रही है। द रीडर पे भी ये बहुत ज्यादा इस पे बात है क्योंकि जर्मन किताब पे बना हुआ है, जर्मन नुक्ता नजर से। जो दूसरी बात अपने की वो बड़ी दिलचस्प है। असल में यूरोप में जो सिनेमा है उसकी मूवमेंट्स प्रीडेट करती हैं अमेरिकन सिनेमा को। तो यूरोप में जो रुझान आते हैं वो पहले आते हैं और उसके बाद वो चीजें अमेरिका में फॉलो की जाती है। कमर्शियल सिनेमा नए आइडियाज को देर से एक्सेप्ट करता है। तो कमर्शियल सिनेमा में ये जो डार्क कॉमेडी का आइडिया था ये बहुत बाद में आया, लेकिन वो जो पोलिश सिनेमा में उसके साथ साथ आपको 2-3 फिल्में ईस्टर्न यूरोप में खासतौर पे, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप के लोग जो थे वो जब सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में थे तब भी वहां पे बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं इस मौजू के ऊपर। अगर जब उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं हो पाई और लोगों के सामने नहीं आ पाई, तो ईस्टर्न जर्मनी में भी 2-3 बहुत अच्छी डार्क कॉमेडीज इस मौजू पे बनी है। और ये जो आपने टू बी और नॉट टू बी की बात की, वो तो एक कल्ट क्लासिक का अब जिसे कहते हैं एक दर्जा ले चुकी है। जो इन्फ्लुएंसेस थे जो टाका वाइटिटी ने कोट किए हैं जोजो रैबिट के, उनमें ये फिल्म भी शामिल है टू बी और नॉट टू बी, कि इस तरह से इस चीज को ट्रीट किया जा सकता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उस सिनेमा में पहले ये रुझान आ चुका था कमर्शियल सिनेमा में, लेकिन एक बड़ी फिल्म यानी स्कारलेट जोहानसन जैसी एक मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस को लेके उस तरह की एक बड़ी फिल्म बनाना, वो बहुत बाद में जाके यूं समझिए कि एक्सेप्टेबल हुआ या उसके ऊपर काम हो सका। एक बात और मुझे ध्यान में आ रही थी कि ज्यूज को बचाने में जो बड़ी फोर्स थी वो तो मतलब कम्युनिस्ट थे। एक बड़े पैमाने पे कम्युनिस्टों का कत्लेआम हुआ गैर इस पूरे हॉलोकॉस्ट में, और हिटलर को इतना मजबूत करने में अमेरिका का पूरा हाथ था, जो कम्युनिस्टों के खिलाफ उसको मनी पंप कर रहे थे वहां पर। तो उसे ये तारीख में जो कहा जाता है, तो वो लेकिन हमें जो उनके सेवियर्स नजर आते हैं ना, वो इक्का दुक्का कोई बिल्कुल कैपिटलिस्ट जो हैं, जैसे शिंडलर, इसमें शिंडलर है, या और जो हमने फिल्म शामिल की
और तो शायद कोई इसमें नहीं है, लेकिन बहुत सारी फिल्मों में ऐसा है कि एक कैथीड्रल में एक है प्रीस्ट है, वो बचा रहा है 3 बच्चों को, एक फ्रांसीसी शायद फिल्म है वो। इस तरह की फिल्में बहुत बनी हैं, तो जो ये बचा रहे, जबकि उनको बचाने में जो बहुत बड़ा एक कम्युनिटी थी, जो मतलब वो कम्युनिस्ट थे, उनका कहीं भी उनके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनती। उस चीज को बिल्कुल उस एस्पेक्ट को बिल्कुल गायब कर दिया गया है तारीख से, जैसे कि वो नहीं हुआ, लेकिन उनको बहुत बड़े पैमाने पे उनके कत्लेआम हुए हैं। असल में हॉलीवुड की जब आप बात करते हैं तो हॉलीवुड में तो कम्युनिज्म एक यूं समझिए कि अनएक्सेप्टेबल, शायद नाजीज्म से भी ज्यादा अनएक्सेप्टेबल वर्ड रहा है, तो उस वजह से वो नजर नहीं आते थे। और उनकी जस्टिफिकेशन ये थी कि हमने इस सारे एरा को जिसको पोर्ट्रे किया है, तो जो कम्युनिस्ट की जो पुश था वो पहले हो चुका था, तो जर्मनी में जो कम्युनिस्टों का रोल था वो खत्म हो गया, यानी पहले कम्युनिस्टों का कत्लेआम हुआ, फिर उसके बाद यूज की बारी आई। तो इस वजह से क्योंकि ग्रेट पर्ज हो चुका था और कम्युनिस्ट अब उस सीन पे नहीं है, इस वजह से हमने उसका पोर्ट्रेयल नहीं किया, ये उनकी जस्टिफिकेशन है। लेकिन जो एक्चुअल रीजन है वो यही है कि आप उस माहौल में वो पोर्ट्रेयल नहीं कर सकते। अगर आपको एक फिल्म है सिर्फ जिसमें हल्का सा इस तरफ आपको वो मिलता है, वो 2002 की द पियानिस्ट है। मैंने तस्करा किया था कि रोमन पोलांस्की ने फिल्म बनाने से इनकार कर दिया था शिंडलर लिस्ट पे, उसने अपने जिसे कहते हैं एक्सपीरियंसेस पे जब फिल्म बनाई थी पियानिस्ट के नाम से, उसमें कहीं कहीं आपको वो, लेकिन ओपनली वो भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि कम्युनिज्म का नाम ले। अच्छा, इस मौजू पे एक इस चीज से आपको लीड देते हुए, जो सोवियत यूनियन में फिल्में बनी है होलोकास्ट के ऊपर, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि उनका जो पोर्ट्रेयल है वो एंटायरली अलग है, क्योंकि वो ज्यादा डील करते हैं ईस्टर्न यूरोप में, यूक्रेन में, बेलारस में, इनमें किस तरह से जो कॉमिसार ऑर्डर जब पास किया हिटलर ने 1941 में, उसके बाद किस तरह से रेजिस्टेंसेस बनी और उन्होंने लेफ्ट की रेजिस्टेंसेस ने किस तरह से बल्गारिया में, रोमानिया में ज्यूज को बचाया। तो वो जो पूरा एक चैप्टर है वो हम लोगों की नजरों से ओझल है। सोवियत यूनियन में उस पर काम हुआ था, अब शायद दोबारा हम लोगों को उस पर काम करने की जरूरत है। आपकी एक ऑब्जर्वेशन जो है ये ठीक है, लेकिन इसकी उम्मीद मुझे अमेरिका से तो खैर अगले 200 साल में भी नहीं है। हाँ, शायद यूरोप से आपको कभी इस तरह की फिल्में देखने को मिले। यूरोप में तो बन सकती थी, लेकिन बहुत और वो उस वक्त ही बनी, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में तो नहीं बनी। हाँ, ईस्टर्न जर्मनी में जो फिल्में बनी है उसमें और सोवियत यूनियन फिल्मों में नजर आता है। वो जाहिर है वो उस तरह मार्केट नहीं होती थी, लोगों के सामने नहीं आती थी, तो इस डिस्कशन में उनको हम ला नहीं सकते थे क्योंकि बहुत कम लोगों ने वो देखी होती। मतलब एक तरह से ये जो प्रेजेंटेशन हो रहा है इन फिल्मों में जो हो रहा है, ये भी स्क्यूड है ना, और आप कह सकते हैं कि ये उतना सही नहीं है, क्योंकि जो असल बात है वो कहीं छुपाई जा रही है। बिल्कुल, वो व्हाइट मैन सेवियर वाला जो प्रॉब्लम रेसिस्ट फिल्मों में नजर आता है आपको, या इंडियन फिल्मों में नजर आता है, वो इनमें भी उसी तरह से है कि आपको एक गुड जर्मन, एक स्टीरियोटाइप है गुड जर्मन। शिंडलर लिस्ट में भी यही है कि एक गुड जर्मन का स्टीरियोटाइप कैरेक्टर है जो एग्जिस्ट करता है, कि क्योंकि वही पूरी तरह से इक्तदार में है तो वही बचाएंगे और वही इस पे करेंगे। अच्छा, मैं चाहूंगा कि हमारे पैनलिस्ट भी जरूर इन सवालों में से अगर किसी को कुछ कहना चाहें। नहीं, बाकी बातें तो हो चुकी हैं, लेकिन असल बात वही है कि जिसको मैं कि जैसे होलोकॉस्ट क्योंकि तस्करा निकला कि उसके मुकाबले पे होने वाले जुल्म नहीं जिक्र किए जा रहे होते, तो इसी तरह अब ये एक अलग बहस है पूरी तारीखी के होलोकॉस्ट में जो मरने वालों की तादाद है उसके ऊपर, या इस नजरिए के ऊपर कितनी इनकी तादाद कम है ज्यादा है, उसमें कितना मुबालगा है, ये एक बहस रही। और इस वजह से ये शजर ममनुआ भी रहा एक हद तक कि इस पर इस तरह से बात ना की जाए। दूसरी जानिब यही कि कम्युनिज्म का जो और वो सरमायादाराना माशरे के मुकाबले में जाता तो वो भी शजर ममनुआ रहा। मतलब फिल्में तो दूर की बात है कि किताबें जो इस मौजू पर लिखी गई तो उनको भी इतना आम ना होने दिया गया। आप देखें कि कितने लोग जो है इसको एमा गोल्डमान और इस तरह की चीजों से वाकिफ है कि जो एनार्किज्म की तरफ जाते हैं, तो ये माशरती दबाव बाहर सूरत गालिब रहता है, और जो कि सरमायादारियत जब तक कायम है तो ये अपना रसूख दिखाता रहेगा। एक बात जो है जरूर मुझे लगता है कि कमर्शियल सिनेमा तो खुद कैपिटलिज्म का हिस्सा है, बाय प्रोडक्ट है। तो कमर्शियल सिनेमा, और जहां हम हॉलीवुड या मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात करते हैं, तो चूंकि वो तो देन ही कैपिटलिज्म की है, तो फिर अब इसमें क्या बात की जा सकती है। एक ऑक्सीमोरॉन होगा उनकी तरफ से इस तरह की चीज आना, लेकिन चलिए जी। अच्छा, मैं भी जिस तरह और हमारे दोस्तों ने आपको अप्रिशिएट किया, तो मैं भी उसको सेकंड करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन हुई, आप लोगों ने बेहतरीन डिस्कशन किया, जिसको जितना भी सराहा जाए कम है। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में था, वो तो आपने क्लियर कर दिया कि होलोकॉस्ट का, तो होल ऑफ कास्ट जिसमें बहुत सारे मौजूद थे, आपने जेंडर का भी कहा, वो तो क्लियर हो गया। लेकिन जो रेबिट्स की जो बात है,
ये जो लाइफ हमारी होती है, ये जब तवाज़ुन में होती है, चल रही होती है, तो एक सीक्वेंस हम महसूस करते हैं। लेकिन जब ये गैर तवाज़ुन में चली जाती है तो दो सूरत हाल से हम दो चार होते हैं, या तो सैडनेस, खफगी का, या फिर खुशी का, हंसने का वो आता है। यानी अगर कोई जैसे स्मूथली लाइफ जा रहा होता है, तो जब तक उसमें कोई इंसिडेंट नहीं आता या एक्सीडेंट नहीं आता, तो एक्सीडेंट या मौत या हादसा होता है तो हम उदासी में चले जाते हैं। लेकिन जब उसी तरीके से कोई और कैजुअल अंदाज हो जाता है तो उसमें हम हंसने में चले जाते हैं। तो जो रेबिट्स की जो बात है, तो क्या जो हम उसको देखते हैं कि उस वक्त वो लोग इस पोजीशन पर पहुंच चुके थे कि वो जो तंज, यानी अगर हम मजाक के मूड में होते हैं, जब मजाक या तंज के, जब हम दूसरों को हंसाते हैं तो हम मजाक के मूड में होते हैं, लेकिन जब हम दूसरों पर हंसते होते हैं तो हम तंज के मूड में होते हैं। तो क्या जो में जो है उसमें वो इस पोजीशन पे पहुंच चुके थे कि अब उस पर तंज करें, कि वो तंज कहता है। मैंने आपने सोचा आप अच्छा, ये छोटा सा मतलब मैं वजाहत कर दूं, वो सटायर नहीं है, वो डार्क कॉमेडी और सटायर दो मुख्तलिफ जॉनरा हैं, एक दूसरे मिलते जुलते लगते हैं आपको, लेकिन बहुत फर्क है। मतलब मैं आपको उसमें तंज नहीं किया गया, उसमें उस सारे इंसिडेंट को एक बच्चे की मासूमियत से दिखाया गया। तो वो बच्चे की जो मासूमियत है वो उसके अंदर मिजाज के पहलू तलाश कर लेती है। जाहिर है आप उसमें बहुत सी जगहों पे हंसते भी हैं, यानी उसका जो पोर्ट्रेयल की टेक्निक है वो इतनी अच्छी है कि वो बच्चा जो है, अब उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो तो ट्रेजिक है। यानी वो बच्चा जो है वो एक बम धमाके में अपने चलने की सलाहियत से महरूम हो जाता है, लेकिन आप उसको देख के हंस रहे होते हैं क्योंकि वो इंसिडेंट इस तरह से टेक्निकली पोर्ट्रे किया जाता है आपके सामने। यानी वो जो ट्रीटमेंट है, उसका विजुअल ट्रीटमेंट है, वो इस तरह का है कि आपको कॉमेडी लगता है, लेकिन कहीं पे सटायर नहीं होता। उसके डायलॉग्स में कहीं तंज नहीं है, उसमें कहीं आपको सिचुएशंस में कहीं तंज नजर नहीं आएगा, तो वो सटायर नहीं है, वो डार्क कॉमेडी है। और डार्क कॉमेडी या ब्लैक कॉमेडी की जो वस्फ है, वो आपकी बात सही है कि वो इस सतह तक पहुंच चुके थे उन्होंने उसको उस तरह से देखा, लेकिन वो एक देखने का जाविया है जो शुरू में बहुत कम लोगों, अच्छा ये एक जाविया है जो कम लोगों ने इस्तेमाल किया है एज अ होल भी, दूसरे इंसिडेंट्स के लिए भी। अब जाके उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ है जब यूरोप के जो सिनेमा है उससे हॉलीवुड ने असर कबूल किया है और आपको वो नजर आना शुरू है। मतलब आपको मिसाल दूं ना कि आप जैसा हमारे यहाँ तालीम बालिगा क्लासिक सटायर है, वो तंज है, उसके अंदर डार्क कॉमेडी का एलिमेंट नहीं है, तो वो एक सटायर है, एक अलग जॉनरा है, और जो डार्क कॉमेडी या ब्लैक कॉमेडी है वो एक अलग सिंफ है। ये उस फिल्म से बिलोंग करती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस पे बहुत ही कम काम हुआ है, यानी मैं ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड कोई मिसाल भी आपको नहीं दे पा रहा कि वो पाकिस्तान में डार्क कॉमेडी के ऊपर हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम इस चीज को बरता गया है। शायद लिटरेचर में आप लोग मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं, अनवर साहब को शायद कोई इत्तेफाक हो देखने का, वरना मैंने विजुअल आर्ट्स में तो नहीं देखा। नहीं, पाकिस्तान में कोई भी काम नहीं है गलत। जो राइटर है हॉलोकॉस्ट के बारे में जो लिखते हैं वो कौन है, या यूज है, ये यूरोपियन है या जर्मन है? आपका क्या ख्याल कि जो राइटर्स हैं हॉलोकॉस्ट के बारे में जो लिख रहे हैं, फिल्म के राइटर या लिटरेचर के राइटर? लिटरेचर के राइटर। अच्छा, हॉलोकॉस्ट पे हर तरह का काम हुआ है, हर तरह के नॉवल लिखे गए, जैसे ये जो फिल्में हैं, ये 3 फिल्में तो नॉवलों पर। हाँ ये तीनों। अब जैसे शिंडलर लिस्ट जो है, इसकी कहानी है कि मैथ्यू कॉनले जो है वो एक एयरपोर्ट पे एक दुकान में गया, वहां पे वो जो शख्स था जो शिंडलर के जो पनाह लेने वाले यहूदी थे, वो शिंडलर यर्गन कहलाते थे। तो वो शख्स शिंडलर यर्गन था जिसने अपने दुकान में पूरी एक रिसर्च करके ये कहानी महफूज की हुई थी, और उससे मिलने जो भी लिखारी उसको नजर आता था। तो उसकी फ्लाइट लेट थी मैथ्यू कॉनले की, उसने उसे कहा कि तुम्हारे पास 50 मिनट है तो मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूं, मैंने अपनी दुकान के पीछे जो कुछ इकट्ठा किया हुआ है। तो उसने उस 50 मिनट में फैसला किया कि मैं इस पे नॉवल लिखूंगा, और वो नॉवल फिर आगे चल के आपको शिंडलर लिस्ट जैसी फिल्म की सूरत में देखने को मिला। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो फिल्में बनी वो तो अमेरिकन ज्यादातर, हाँ ज्यादा अमेरिकन है, लेकिन नहीं, लिटरेचर में ऐसी कोई मोनोपोली नहीं है। लिटरेचर में मुझे जो सबसे मुतासिर कुन काम देखने को मिला है वो तो रूसी जबान में था इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा अफेक्ट भी हुए थे, उन्होंने उस चीज से सफर भी बहुत ज्यादा किया। तो उन जबानों में पोलिश जबान में बहुत अच्छा लिटरेचर है, और वो सब यहूदियों का लिखा हुआ नहीं है, वो बहुत सारा उसमें से जर्मन जो लोग थे, जर्मन ईसाइयों ने भी लिखा है, तो हर तरह के लोगों ने उस पर लिखा है। अच्छा, ये हॉलोकॉस्ट को बहुत ही उभारा गया है, बहुत ही उछाला गया है। हॉलोकॉस्ट का जो वाकया है, जो
किलिंग का? कुछ वाकयात इस तरह की हैसियत ले लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ हमारे लिटरेचर में कुछ कोई कहेगा कि करबला के वाक्य को बहुत ज्यादा पेंट किया गया है। कुछ वाकयात इज्तिमाई शऊर में इस तरह की हैसियत हासिल कर लेते हैं कि वो हमेशा उसके हामिल रहते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें उस पर तनकीद करने के बजाय ये देखना चाहिए, तज्जिया करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, ये हैसियत उन्होंने क्यों हासिल की है, क्यों इज्तिमाई शऊर ने उन वाकयात को इतनी खास अहमियत का हामिल बनाया। तो ये मेरा जाती ख्याल है। चाइना के अंदर माओ ने अपनी कौम के 5 करोड़ अपराध मारे, वो इतना इसको एक्सप्लोइट नहीं किया गया। नहीं, पहली बात तो ये कि चाइना खुद इस चीज को तस्लीम नहीं करता जो आप बात करें ग्रेट कल्चरल एवोल्यूशन की, कि उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए। वो चाइना इसको मगरबी प्रोपेगेंडा करार देता है, और दूसरा उस पर मगरब ने बहुत कुछ लिखा है। ये नहीं कि वो सामने नहीं आया, मगरब ने तो उसको बहुत ज्यादा लिखा है, और बकौल चाइना के जरूरत से ज्यादा लिखा है। तो ये तो देखने के जाविये का फर्क है। एक बात जो खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा, होता यह कि जब किसी मौजू को शरीर ममनुआ बना दिया जाता है तो इंसानी फितरत है कि उसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जो होती है। अरब में कहते हैं कि अल इंसानु हरीसुन फी मा मुनिया, कि जिस चीज से उसको रोका जा रहा होता है इंसान उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो करता है। तो होलोकॉस्ट पे एक वक्त तक इस तरह की कैफियत तारी रही और लोगों को उससे रोका गया, तो नतीजा ये हुआ कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जो ज्यादा हुए और उन्होंने इस पर गुफ्तगू करना जरूरी समझी। इसके अलावा जितने वाकयात की उमैर ने मिसाल दी है, इसके और हम करीब तारीख में देखें पिछले 100 बरस के अंदर तो बहुत सारे भयानक वाकयात हुए जिसमें कसीर तादाद में लोग मारे गए, या मर्गे अमदोह जिसे हम कहें कि वो जरूर था, लेकिन वो तवज्जो इसलिए ना हासिल कर सके कि उसके ऊपर इस तरह पर्दा डालने की कोशिश नहीं की गई, या उसके मुखालिफ कोई बयानिया इस तरह मौजूद नहीं था। तो ये एक मरहला रहा। और मैं एक बात इसके साथ ही आखिर में शामिल करना चाहता हूं कि जैसे हम हिटलर के जमाने की बात करते हैं कि वो जो नफरत थी जिसके नतीजे में होलोकॉस्ट ज़हूर पजीर हुआ, तारीखी वाकईयत उसमें क्या है, कितना इख्तलाफ है तादाद, और ये सब बहस से कतई नजर, लेकिन हमें माशरे में इस तरह के रवैयों पर नजर रखने की जरूरत है कि हमारे इर्द गिर्द भी वो रवैये परवान चढ़ रहे होते हैं। आज की तारीख में मैं आपसे बयान करना चाहता हूं कि तारीख में और सीरत की कुतुब में यह लिखा गया कि एक यहूदी शख्स था जो ओहद के मारके के अंदर मुसलमानों के साथ शरीक हुआ था, और जब उसको शहीद कर दिया गया तो उसकी खबर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आपने कहा कि हुआ खैरु यहूदिन, मुखैरिक उसका नाम था उस शख्स का, और उसने जाने से पहले मार्के में 7 अपने बागात थे जो दे दिए थे कि अगर मैं इस जंग में मारा जाऊं तो इससे एक ट्रस्ट बना दिया जाए जो लोगों की फलाह का काम करे। तो हमारे यहाँ तारीखी तौर पर इस तरह की चीजों को बयान करते हुए हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो रवैये आज भी नजर आ रहे होते हैं। तो हमें अपने इर्द गिर्द जो हम बात कर रहे थे मौजू पे, या जो सिनेमा का इम्पैक्ट होता है, कि हम एक खास किस्म का एतदाल पैदा करें और लोगों के अंदर उस नफरत को ना पनपने दें कि जिसके नतीजे में इस तरह के अंदोनाक वाकये जरूर पजीर होते हैं। तो उसकी आज भी हमें अपनी तवज्जो करने की जरूरत है। जी, मैं ये गुजारिश करना चाहता था कि बहुत शानदार, और मुझे तो बहुत कुछ आज सीखने को मिला आप लोगों की गुफ्तगू से, और वेरी एक्साइटिंग। मैं ये बात करना चाहता था कि ये जो स्ट्रेंजर लिस्ट है और रैबिट जोजो है, रैबिट जोजो मुझे सबसे ज़्यादा डेलिकेट फिल्म लगती है इन तीनों में। वो मैंने लाइफ इज़ ब्यूटीफुल देखी नहीं है। ये इसलिए मुझे ज़्यादा नाजुक फिल्म लगती है कि इसमें डायरेक्टर ने या फिल्म मेकर ने उस एक बच्चे के जहन के ज़रिए सारी चीज़ों को मुनक्कस करने की तो हमें दिखाने की कोशिश की है, और बहुत वो, क्योंकि वो एक बच्चे के जहन के ज़रिए दिखाया जा रहा है तो शायद वो ज़्यादा मुतासर करता है, उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि आर्ट क्या है, आप एक टूटी हुई खिड़की में पूरा आसमान दिखा दें तो वो आर्ट है। तो वो इसी तरह एक बच्चे के जहन से हमें पूरी वो नज़र आती है, पूरी सूरत हाल, किस तरह वो बार बार वो अपनी माँ के बारे में भी उसकी राय तब्दील हो जाती है, जिसका इतना अटूट उसका रिश्ता है, उसका है वो प्रोपेगेंडे का इतना असर, तो जो डायरेक्ट तो बच्चों के लिए नहीं किया जा रहा था, लेकिन बच्चे भी उससे मुतासिर हुए। ये बात बगैर कहे हुए उन्होंने सिर्फ फिल्म के कैरेक्टर्स के जरिए से ये दिखा दी कि कौन कौन से सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी थे जो उस पूरे प्रोपेगेंडे से मुतासिर हो रहे थे। और दूसरा उसमें शेंडलिस्ट में देखें तो आपको पूरा कैपिटल बिहेवियर नज़र आता है आपको, कि वो जो है वो फैक्ट्री लगाना चाहता है, वो कैपिटल टेक्निक्स यूज़ करता है, वो उनको रिश्वत देता है, तो वो कातिल जो होते हैं वो भी उसके इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, वो सारे फैक्ट्री। और फिर जब वो लेबर तलाश कर रहा होता है
तो वो ही मेंटालिटी यूज करता है कि इस वक्त यूज लेबर लेने चाहिए क्योंकि वो बहुत सस्ते हैं कंपैरेटिवली, और वो सारे यूज लेता है। लेकिन ये आखिरी स्टेज पे जाके उसका जहन तब्दील होता है और फिर वो सेवियर बनने लगता है, और वो बिकॉज ऑफ दैट मैनेजर जो वो उसको असल में वो है उसका ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स, शुरू में वो उसके जरिए से लगते हैं, लेकिन वो शुरू से वो है एक जो पूरे इसको स्कीमा को जो है वो मैनेज करता है कि वो लेबर रखते हुए अपने जहन में रखता है कि किन लोगों को बचाना है, कैसे बचाना है, और ऐसे लोगों को भी रखता है जो डायरेक्टली प्रैक्टिकली वो ट्रू लेबर नहीं होते, उनको भी लिस्ट में शामिल करता है जस्ट टू सेव देम बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इसके जो ताल्लुकात होते हैं वो उसको तो एक तरीके से इस फिल्म के जरिए ये भी दिखाया गया शायद, जहाँ तक मैं समझाऊँ, कि एक सॉर्ट ऑफ ह्यूमनिज्म जो है वो एक डिफरेंट शेप्स में उस पूरी सिचुएशन के दौरान भी एक रोल प्ले करता रहा। जहाँ तक इस मर्गन गोह में लोगों की मजमूई हलाकतों का और उनका ताल्लुक है या कैंपों का है, तो ये विक्टिम जो होता है ना, बाज का हमारे दोस्त इफ्तिखार साहब कहा करते थे कि जब हम किसी ताकत से लड़ रहे होते हैं तो उससे लड़ते हुए उसके बहुत सारे फीचर जो होते हैं वो तो हमारे अंदर आ जाते हैं, और जब हम पावर में आते हैं तो वो सारे फीचर अनजाने में वो एक्टिव रोल प्ले करने लगते हैं, और वो सारी उसी तरह से हम अपने हरीफों को जो है फिर उसी तरीके से हम डील करते हैं। तो ये आपको ईरान के रेवोल्यूशन में भी देखा जा सकता है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी देखा जा सकता है कि जिस तरह पूरे फिर इम्पीरियलिस्ट वर्ल्ड ने पूरी तरह पूरी जर्मन कौम को जिस तरह से एक शिकंजे में कसा और जिस तरह से उनको सजाएं दी, जिस तरह जापान को सजा दी गई और जापान पर पेनल्टीज लगाई गई, और जर्मन तो अब तक जो है वो पैसे पे करता था, अमेरिकी फौजी वहाँ रहते थे और सारी जर्मन कौम उसको पे कर रही होती थी, कर रही होगी पता नहीं, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं। तो ये भी एक सूरत है। और फिर जिस ब्रिटिश हिस्टोरियन ने रिसर्च की थी इन कैंप्स में जाके, जहाँ लोगों को गैस चैम्बर्स में जाके, और उसने बताया था कि जो इनका पूरा एरिया है और जो फ्लो ऑफ द गैस और सब कुछ जो है अगर उनको सामने रखा जाए तो इतनी हलाकतें मुमकिन ही नहीं है। ये बात कहने पर उस पर केस चलाया गया, वो वापस बरतानिया चला गया, लेकिन फिर जब वो एक दो यूरोप गया तो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। तो एक दूसरी तरफ ये भी है कि उसके रद्द अमल में ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने जो है वो कोई अच्छा काम किया था, ये करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। यहूदियों को परसिक्यूट करना एक गिरोह के तौर पर वो एक अलग वो था, लेकिन इन फिल्मों में मैं समझता हूँ कि जितने अच्छे तरीके से बहुत सारे पहलू दिखाएंगे, खासतौर पे वो जो द रीडर है उसमें थोड़ा सा अभी मेरे ख्याल में आपकी गुफ्तगू से मुझे ख्याल आया मुझे दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में ये है कि जब वो लास्टली पहले वो खुद को छुपाए रहती है तो ये आपको नजर आता है रद्द अमल कितना शदीद है सोसाइटी में, कि वो जर्मन होते हुए, जर्मन सोसाइटी में रहते हुए अपने उस रोल के बारे में किसी को बता भी नहीं सकते, और वो खुद उसके अंदर अपनी एक सजा की शक्ल अख्तियार कर लेता है। लेकिन जब वो एक बच्चे लड़के से मोहब्बत में या ताल्लुकात में आती है तो उसके बाद से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, और फिर वो कहीं जाकर फिर वो कोर्ट में एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैंने मुझसे ये जुर्म हुआ था, किया तो फिर भी नहीं कहती, लेकिन मैंने जरूर ये किया था। और गालबन उसमें ये है प्रोबेबली नावल में कि वो चर्च में जब आग लगाई जाती है तो उसमें जो वो सारे जूस छुपे होते हैं और ये दरवाजा खोल सकती है और नहीं खोलती। तो वो बहुत वाइटल है, उसमें पूरी ट्रांसफॉर्म होता है पूरा। और फिर ये बर्नहार्ड श्लेंग जो राइटर हैं इस नावल के, और बाकी उनके नावल तो ऐसे नहीं है, लेकिन इसमें बहुत वो खुद को क्योंकि जुडिशरी से हैं तो उन्होंने खुद बहुत एक एहतियात अपने ऊपर वो तारीफ की, लेकिन शानदार, बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक थीम जो यूं कहिए रह गई थी, बस वो मैं कुछ कह दूं कि आपने जो बात की बड़ी दिलचस्पी होलोकास्ट डिनायल की। तो एक नजरिया ये भी है कि होलोकास्ट डिनायल खैर
उस सेंस में नहीं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस स्केल पे बताया जा रहा है उस पर नहीं हुआ। तो जिस साहब का आपने तस्करा किया, डेविड अर्विंग जो है, वो डेविड अर्विंग इस मामले के सबसे मशहूर यूं समझिए प्रोपोनेंट है, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी होलोकास्ट डिनायल पे। और सन 2006 में उन पे बरतानिया में ये मुकदमा हुआ और इस मुकदमे की कहानी पे एक फिल्म बनी है। उस फिल्म का नाम है डिनायल, जो 2008 में रिलीज हुई थी। तो वो फिल्म होलोकास्ट डिनायल की शायद सबसे बेहतर रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि उसमें दोनों तरफ के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं और जो उनकी रिसर्च है डेविड अर्विंग की, वो भी दिखाई गई, और किस तरह से फिर वो मुकदमा उनकी शिकस्त में मुंतज। जो आपने जो इफ्तिखार जालिब वाली बात की, तो लिटरेचर में तो ये चीजें बहुत स्कॉलरली अंदाज में कही जाती है, लेकिन फिल्मों में ये चीजें बड़ी आमियाना से अंदाज में, एक शाहरुख खान की फिल्म है मैं हूं ना, उसमें डायलॉग था कि नफरत बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन हम वही बन जाते हैं जिससे हम नफरत करते हैं। तो फिल्मों में ये बात बहुत दफा बहुत आम से अंदाज में कही जाती है। आपने इफ्तिखार जालिब के अंदाज में कही, वो बहुत यूं समझिए कि आलमाना अंदाज में थी। लेकिन बात इसी तरह से आप सही कह रहे हैं कि दोनों तरफ एक्सट्रीम बिहेवियर्स आपको देखने को मिलते हैं, और होलोकास्ट के सब्जेक्ट इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है कि लोगों का रवैया बहुत कम मुतवाजन रह पाता है। बहुत से लोग इसमें जब बात करते हैं तो एक एक्सट्रीम, आपको शायद मालूम हो कि ये जो सारी फिल्में, शिंडलर लिस्ट, द रीडर, इन सब पे बहुत से मुल्कों में शिंडलर लिस्ट पे तो बहुत से मुल्कों में पाबंदी रही, क्योंकि इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म करार दिया गया, जिसमें हमारे पड़ोस में जो मुल्क है ईरान, उसमें होलोकास्ट डिनायल पे बहुत सी फिल्में बनी भी हैं फारसी में, और बहुत उसको प्रोपोगेट किया जाता है। इसी तरह अल्जीरिया में, मराकश में बहुत सी जगहों पे ये फिल्में नहीं दिखाई जाती और इनको प्रोपेगेंडा करार दिया जाता है। एक और बड़ी तनकीद जो डॉक्टर साहब ने भी बात की, उससे मिलती जुलती है कि जो मुसलमानों का एक बड़ा की किरदार है, खासतौर पर फ्रांस के माशरे में, होलोकास्ट के अंदर जो लोगों को, ज्यूज को बचाने में, उसको कभी हाईलाइट नहीं किया जाता और उस पर कभी बात नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली वो जो एक साथ साथ वो इंसिडेंट, यानी होलोकास्ट के अंदर मुसलमान उनके सेवियर्स थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ नकबा में, उसके बाद से ये दोनों रिलीजन एक दूसरे के खिलाफ एक तरह से फिट हो गए। इसीलिए आपको नजर आता है कि पाकिस्तान के सिनेमा में अगर आपने ये अमन देखी हो या जरका देखी हो, तो जो ज्यूज का पोर्ट्रेयल है वो तकरीबन वही है जो हिटलर के जमाने में नाजी जर्मनी में जो ज्यूज का पोर्ट्रेयल था। हमारे लिटरेचर में भी और हमारी फिल्मों में भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग अभी भी उस चीज को उस तरह से ना रिलेट कर पाते हैं और ना ही एक्सेप्ट करते। 2 पॉइंट और थे जो मेरे ख्याल, एक तो पहले हमने बात की थी कि फिल्म जो है वो किस तरह से लोगों को एक पैरेलल रियलिटी में जाके ट्रांस में ले लेती है। एक ये मौजूद बताते खुद बहुत बड़ा है, इस पर अलग एक पूरा सेक्शन किया जाता है। और दूसरा ये कि इंडिया पे जब इसका इफेक्ट था, इंडिया बिल्कुल पैरेलल एक डिफरेंट था। और इंडिया में हिटलर को और नाज़ियों को एक सेवियर के तौर पे देखा जा रहा, और पूरी कॉलोनियल वर्ल्ड में इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक ताकत खड़ी थी और वो पूरा अलायंस था। तो यहाँ से इंडिया से तो लोग गए थे बकायदा, पूरा एक नहीं, इंडियन सिनेमा में बड़ी एक ये मूवमेंट रही है। 2006 में एक फिल्म आई जिसका टाइटल था माय फ्रेंड हिटलर, जो बुनियादी तौर पे गांधी के हिटलर को लिखे गए खतूत पे मबनी थी। तो उस पर इतना एहतजाज हुआ यूरोप में कि आप एक फिल्म का टाइटल कैसे ये रख सकते हैं। तो फिर उस फिल्म का टाइटल बदला गया और गांधी टू हिटलर रखा गया। अभी 2023 में पहली दफा एक मेन स्ट्रीम फिल्म बवाल के नाम से आई, जिसमें पहली दफा होलोकास्ट को दिखाया गया। तो उसका एक डायलॉग था जिसमें वो हीरोइन कहती कि हम सब के अंदर एक छोटा सा हिटलर होता है। तो उस पर बहुत तनकीद हुई कि आप किस तरह इस चीज को ट्रिबलाइज कर सकते हैं। यूरोप की सेंसिटिविटीज क्योंकि बहुत मुख्तलिफ है और बॉलीवुड की सेंसिटिविटीज जाहिर है इस मामले में बहुत अलग है। और बवाल वो पहली फिल्म थी जिसमें होलोकास्ट दिखाया गया है, यानी बाकायदा एक उसी तरह आप देखते हैं कि स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट होती है, वो गैस चैम्बर की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उस पर भी तनकीद हो रही है कि आप उसको सही तरह से नहीं निभा पाए। तो ये एक देखने का, बाकी आपकी बात सही है कि एक पूरा मौजू है हिंदी सिनेमा का होलोकास्ट से जो ताल्लुक है वो क्यों इतना ट्रिवियल है। सबसे कामयाब फिल्म है, बिल्कुल 22 मिलियन नंबर नहीं और 322 मिलियन का रिव्यू कमाया। तो जी, शुरू में जब आगाज हुआ तो ये बात हुई कि जी इसकी इस्तिलाह क्या होनी चाहिए होलोकास्ट की, उर्दू में या किसी भी जबान में। मेरे ख्याल में मर्गे अंबोह तो बिल्कुल कतन सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक पर्टिकुलर इस्तिलाह है और इसको जब हम होलोकास्ट कहते हैं तो वो यहूदी नस्ल कशी के हवाले से ही सारा का सारा हमारे सामने आता है। दूसरी बात यह है कि 1932 से लेके और 1942-43 तक जो नाजी जर्मन फिल्म प्रोड्यूस करता रहा और वो प्रोपेगेंडा फिल्म बनती रही और उसके नतीजे में
चीजें वहां तक पहुंच गई कि फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको काउंटर नहीं किया गया, देर से रियलाइज किया गया, मगर जिस वक्त ये सारी चीज डेवलप हो रही थी और वो वाकया जिसमें कहा जाता है कि 6 मिलियन लोगों को मार दिया गया, उससे पहले से वो फिल्में बनना शुरू हुई। जैसे आप ग्रेट डिक्टेटर ही की बात करें तो वो 1940 की फिल्म है, और 1900 ये जो 40s की जो पूरा डिकेड है इसमें 17 फिल्में बनी हैं जो कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी पे बात करती हैं। और फिर आप 50s 60s 70s में अगर चले जाएं तो एक लामुतनाही सिलसिला है इस तरह की फिल्में बनने का। सो मच सो कि एक रॉबर्ट साहब हैं, कोई पूरा नाम मैं भूल गया उनका, हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ होलोकॉस्ट सिनेमा उन्होंने तरतीब दी है जो 2012 में बनी, और 2012 तक उसमें वो 600 फिल्मों का तस्करा कर चुके जो इस सब्जेक्ट पे बनी, और डेफिनेटली वो होलोकॉस्ट की सपोर्ट में नहीं बनी हुई है। और 2012 से लेके 2023, अभी 2023 में जो रिसेंट फिल्म बनी है उसको मेरे ख्याल में शायद नॉमिनेट भी किया गया है 2024 के लिए ऑस्कर अवार्ड के लिए। तो काउंटर इन्होंने देर से करना शुरू किया, लेकिन अब तक किया है तो बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। और मैं समझता हूं कि ये जो अभी हम आखिरी बातें कर रहे हैं कि इस वाली साइड पे जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसमें इस पे मेरे ख्याल में उस तरह से ना बात हुई है ना कोई काम हुआ है। लिटरेचर में यकीनन कहीं कहीं पे किसी तरह से हुआ होगा, लेकिन फिल्म मेकिंग में नहीं हुआ। और वो आप लोगों की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फिल्म इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है और उसके असरात, बल्कि साहब ने जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने तस्करा भी किया कि जो रिसेंट हमारे यहाँ आसपास चीजें हो रही हैं वो किस तरह से ज़हूर पजीर होती हैं फिल्म के थ्रू प्रोपेगेंडा करने के बाद। तो बहुत अच्छी डिस्कशन है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आपने तो हमारे इल्म में बहुत सारा इजाफा कर दिया, क्योंकि आपने जो बातें की, असल में हम पूरी जो सारी फिल्में हैं उन पे बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ मेन स्ट्रीम हॉलीवुड की फिल्मों पे बात की। जो यूरोप में या पैरेलल सिनेमा में ये तो एक अलग मौजू है जिसपे पूरी गुफ्तगू की जा सकती है। और आपकी ये बात जरमल साहब ने की और आपने भी की कि सिनेमा की जो ताकत है बतौर एक टूल के और मुआशरे पे जो उसका असर है उस पर जरूर हमें कभी बात करनी चाहिए, उसकी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स के साथ। ये तो मैंने एक बात की ग्रेट डिक्टेटर की, ऐसी कई फिल्में हैं जिन्होंने एक तरह से तारीख का धारा मोड़ के रख दिया उस खास मुआशरे के अंदर। तो इस चीज पे हमें जरूर बात करनी चाहिए। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्रीज तो बहुत ज्यादा बनी है, वो एक अलग मौजू है जो इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, वो तो दोनों तरफ बनी है, होलोकॉस्ट डिनायल पे भी। और का जो आपकी आखिरी बात थी उसमें एक पहलू जो मुझे हमेशा शायद थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है कि जो बड़े सगीर में इस इंसिडेंट का ना होना है वो शायद इस वजह से भी है क्योंकि बड़े सगीर ने दूसरी जंग अजीम के नतीजे में आजादी हासिल की और शायद वो ज्यादा बड़ा फैक्टर था। तो इस वजह से हम लोग जर्मनी और जापान दोनों को एक थोड़ा सा फेवरेबल लाइट में देखते हैं कि ये वो दो मुमालिक थे जिनकी वजह से हम लोगों को आजादी हासिल हुई। तो वो जो बरतानिया से हम लोगों की नफरत थी उस वजह से शायद हम लोग वो आजादी के इवेंट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर को उतना मनफी अंदाज में नहीं देख पाते जितने अंदाज में शायद हम लोगों को देखना चाहिए, हमारे शऊर को देखना चाहिए। बिल्कुल, असल में एक चीज में और जो हिंदुस्तान यानी मुश्तरका हिंदुस्तान की हम बात करें वो उस कतई नजर हिटलर का किरदार या उस वक्त होने वाले मजालिम, वो ये था कि उस अहद में जर्मनी से एक खास किस्म का अदबी और इल्मी रिश्ता था इस खित्ते में बसने वाले अहले इल्म का। बहुत लोग शायद वाकिफ हों या ना हो कि हिंदुस्तान में हिटलर ने एक शख्स को कार तोहफे में दी थी और वो अल्लामा इनायतुल्लाह अल-मशरिकी, आज भी इशरा में वो मौजूद है। और वो कार वो थी कि जब हिटलर को गलबा मिला था तो उसने 100 गाड़ियां बनवाई थी और जो उसके बिल्कुल खास लोगों में थे, जिसमें से एक गाड़ी यहां आई थी। तो और वो क्यों था कि वो किसी इस वजह से नहीं, इधर भी मशरिकी के यहां भी आपको नजर आएगा कि वो एक खास किस्म की मुजाहिमती तहरीक जो रवैया नजर आता है। तो ये कदर मुश्तरक भी जो है ना लोगों को उसके बारे में एक मुख्तलिफ राय रखने पर मजबूर करती है। हाँ, मतलब इसमें हम एक पहलू बिल्कुल भूल गए, नेशनलिज्म का रोल। हाँ नहीं, वो इतना बड़ा मौजू है कि हम हर चीज शायद उसको उस कवर नहीं कर सकते, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना आइस ब्रेकर इवेंट के तौर पे हम इसको कर सकते हैं कि इस मौजू पे बात होती रहना चाहिए, तो मजीद इसके ऊपर हम कर सकते हैं बात।
इधर से उधर जा रहे थे और जो वाकयात हुए तो उसकी छाप जो है वो हमारे अदब और लिटरेचर के ऊपर जो है उस वक्त के हिसाब से इतनी गहरी होती है कि दूसरी चीजें जो है वो सब साइड। हाँ बिल्कुल, और फिर हमारा जो एंटी कॉलोनियल वो जो एक फ्लेयर था उसको अट्रैक्शन मिल गई फलस्तीन काज से। इंडिया की भी बहुत ज्यादा एसोसिएशन रही है फलस्तीन काज से, हम लोगों की भी रही है। तो दोनों फिल्म इंडस्ट्रीज में, हिंदुस्तान की भी पाकिस्तान की भी, फलस्तीन पे बहुत काम हुआ लेकिन इस मौजू पे नहीं हुआ। चलिए, मेरे ख्याल में हमने बहुत गुफ्तगू कर ली और बहुत उम्दा एक महफिल रही, और आप सब लोगों की समातों का बहुत शुक्रिया। और सबसे ज्यादा शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए राइटर एंड रीडर्स कैफे का, जो एक प्लेटफॉर्म है जो हर हफ्ते हम लोगों को ये मौका देता है कि हम मुनफरिद इस तरह के मौजुआत जो बहुत सी जगहों पे तस्लीम नहीं किए जाते, और डॉक्टर तनवीर अंजुम साहिबा जो उसकी हुए रवा है, उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज हम लोगों को इस मौजू पे बात करने की दावत दी। डॉक्टर तनवीर का एक क्लोन कर लें ताकि हम फिल्म का एक अलग सेशन शुरू कर दें हर हफ्ते। कोई क्लोन कर क्योंकि ये फिल्म की भी उसकी ये अब जो है वो जिसे कहते हैं इस मौजू पे हमारे पास चलते हैं, आप ये गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर किसी और नए मौजू के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया।